तो भी बहुत जरूरी चीज है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जोशी जी स्कॉलर हैं, मास्टर ट्रेनर हैं डीओपी के और बहुत बड़े विद्वान हैं, तो जोशी जी के आशीर्वाद से इसको शुरू किया जाए। उमेश अच्छा, चंद्र जोशी हाँ, जी। धन्यवाद अमिताभ जी। टुडे our speaker is Mr. सिकंदर सर, एंड सिकंदर साहब जो हैं एक आपदा प्रबंधन में भारतवर्ष के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट न्यू दिल्ली और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश से जुड़े रहे हैं, और आपको आपदा प्रबंधन में बहुत अच्छा अनुभव है। केवल क्लासेस लेने का भी नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ आपदा आई है उन क्षेत्रों में भी आपने अच्छा काम किया है। और उत्तर प्रदेश में एक सहभागी शिक्षण संस्थान है जो कि उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में कार्य करता है जहाँ जो अधिकतर बाढ़ से प्रभावित होते हैं। उस संस्थान का भी आपको अनुभव है। और जैसे कि आप जानते हैं, डिजास्टर जो है एक ऐसी घटना है, इट इज ए सिचुएशन वेयर our resources fail to cope up the situation. That situation is called the disaster, and disaster can be managed through 4 different stages. जैसे कि preparedness है, before disaster comes we have to prepare ourselves at departmental level or organization level, at the individual level also. जो second phase आती है वो आइए है, और अब इसको प्रार्थना तो करा दीजिए। अच्छा ठीक है, आइए 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 सर, आइए। हाँ जो हाँ सर, हाँ। सेकंड फेज है उसको रिस्पांस फेज कहते हैं, और जो तीसरी फेज है वो है रिहेबिलिटेशन, और लास्ट फेज होती है डिजास्टर मैनेजमेंट की मिटिगेशन। तो चाहे पूर्व तैयारी हो, चाहे राहत हो, चाहे पुनर्वास हो, चाहे मिटिगेशन हो, इन सब में हमारे सिकंदर साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से जुड़ने से पहले आप डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लखनऊ से जुड़े रहे, और आपने एक कंसल्टेंट के रूप में, एक ऑफिसर्स के रूप में लखनऊ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अपना विशेष ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति से डिजास्टर मैनेजमेंट में एक नई जान दी। तो आज मैं रिक्वेस्ट करता हूं सिकंदर साहब से कि how to prepare the community to face any challenges, whether it is a flood or fire or earthquake, whatever the disaster comes. तो अमिताभ प्रसाद जी, मैं स्वागत करता हूं सिकंदर साहब का, और रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना भाषण दें। यदि कोई प्रेयर है तो आप रिक्वेस्ट कर लें चंद्रेश्वर खान साहब से, अदरवाइज सिकंदर साहब आज अपने प्रेजेंटेशन के साथ एक प्रोफेशनल ढंग से, जैसे आपका अपनी पहचान है, उस रूप में आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। ओवर टू सिकंदर साहब। नागेश झा जी ने कहा है कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, हाँ, लेकिन इन द मीन टाइम वो शुरू कर दें। और देबाशीष जी, देबाशीष कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? देबाशीष अपना Sir, परिचय दीजिए। हाँ। thank you, sir. Thank you, sir, giving me this opportunity to introduce myself. Sir, I am Devashish Biswal. I am a communication professional based out of Odisha. I have worked under Ministry of Drinking Water Sanitation, Government of India. I have worked with UNICEF. I have worked with Ernst and Young. I have worked with Palladium, and I have 25 years of experience in communication sector, 10 years in government and 15 years in the newspaper industry. So currently I am working with State Transport Authority Odisha as a communication cell head. How did you get our this linkage? Sir, Sikandar was one of my colleague while working with अच्छा the अच्छा Ministry अच्छा, of very good, Drinking Water and very good. Sanitation. We will be happy. We will be happy. Suppose if you are giving your name and you are coming in our group, and we want to listen you in future webinars also. No Sushil problem. ji, Sir, no, sir, we will be
attached. Okay, sir. And सुशील जी has also joined. सुशील जी अपना परिचय देंगे. सुशील जी अपना परिचय देंगे. सुशील जी. ओके, ठीक है. तो मैं चाहूंगा कि नागेश झा जी आएंगे तो उनसे शुरू करवाएंगे. हेलो लेकिन मीन टाइम सिकंदर जी हाँ हेलो सुशील जी बोलिए. हाँ हेलो बोलिए. सेल्फ डॉक्टर सुशील कुमार सर. आई एम असिस्टेंट टीचर इन UHS बहुवारा इन सिंहवारा ब्लॉक दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार. अरे वाह, वेरी गुड. हाँ, थैंक तो यू सर. आपको कहाँ से लिंकेज मिला? सर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर विद्यानाथ झा सर. अच्छा, विद्यानाथ झा जी के सौजन्य से मिला. यस, और आई एम डॉक्टर स्टूडेंट ऑफ विद्यानाथ आल्सो झा जी के डॉक्टर सौजन्य विद्यानाथ झा सर. डॉक्टर चौधरी जी भी आए हैं. तो चौधरी जी अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें. डॉक्टर चौधरी. सर. यस सर. हाँ. मैं प्रोफेसर सारदानंद चौधरी, रिटायर्ड फ्रॉम मिथिला यूनिवर्सिटी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट. Yeah. Presently I am president of AGBJ, president elect, and general secretary of MAG, Mithila Association Geographers Association. उसी में मैं काम करता हूं और मेरा डिजास्टर मैनेजमेंट भी काम है, क्योंकि उसी पर मेरा फ्लड पर ही किताब है. ज्योग्राफी ऑफ फ्लड्स इन नॉर्थ बिहार मेरा किताब है और फ्लड पर ही मैं काम करता आ रहा हूं. अरे वाह. अगला जो मेरा होगा टॉपिक, उसमें नेचुरल हैजार्ड है. उसमें स्पेशली ज्योग्राफिकल एनालिसिस के रूप में मैं उसका वर्णन करूंगा. साथ में इसमें है हैजार्ड में जो खास करके डिजास्टर मैनेजमेंट जो बात करते हैं, नेचर जितने भी हैं, नेचर के प्रति हमारा जो लगाव है, उसी पर मेरा अध्ययन रहा है बराबर. और खास करके जितने भी नॉर्थ बिहार में रिवर्स है, उस रिवर्स के विषय में हम ज्यादा अध्ययन करते हैं. और रिवर्स का जैसे ओरिजिन है हिमालय पहाड़, नॉर्थ बिहार का बैकग्राउंड इसका हिमालय पहाड़ है. तो यहाँ पर फ्लड की बात किया जाता है. फ्लड हमेशा निश्चित रूप से आएगा ही, उसको हम कितना भी चाहेंगे रोक नहीं पाएंगे. वर्षा हो या नहीं हो, बाढ़ आना ही है किसी भी पार्ट में. बिल्कुल 8 बेसिन है. अगर पश्चिम से बात करते हैं या पूरब तक आते हैं तो दो मिला करके गंडक से लेकर के महानंदा तक ये पूरा कोसी बेल्ट पूरा लेकर के हम 8 बेसिन में बटे हुए हैं पूरा नॉर्थ बिहार. और इस 8 बेसिन में कभी न कभी बाढ़ हमेशा है. इस बार का बाढ़ 3 नदियां में है. एक तो गंडक नदी हुआ, बागमती नदी हुआ और उसके बाद ये कोसी नदी है. इस तीनों नदी आकर के इस बार का बाढ़ हमेशा लोगों को ऐसा ट्रेजेडी दिखाया जैसे 8 ईस्वी का बाढ़ आया था उससे, और उससे भी 87 ईस्वी का बाढ़ आया था, उसको भी रिमेम्बर किया. 4 ईस्वी का बाढ़, ये चारों बाढ़ एक जैसे बला रहा है जो कि इतना इस बार का बाढ़ जो आया है तो बहुत ही डेंजरस है. इसमें करीब 8 लाख लोग, 10 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं. सबसे अधिक है फ्लैश फ्लड है. इस बार का बाढ़ में फ्लैश फ्लड है. एक दिन में लोग हजारों लोग डूब जाते हैं, उनका जान माल खतरा होता है. पशु और जितने भी घर में अनाज है सब बर्बाद हो जाता है 1 मिनट के अंदर में. इस तरह से देखा जाता है कि बाढ़ का रुकाव रोकना, जितना सरकार ने कोशिश किया है कि हम बांध से रोक ले, वो बांध से रुकने वाला नहीं है. बांध नहीं रहे तभी जाकर बाढ़ रुक सकता है. पहले के जमाना के बाढ़ और अभी के बाढ़ में बहुत आकाश पाताल का अंतर हो गया है. 1950 का बाढ़, 1961 का बाढ़, 1970 का बाढ़ और फिर बाद के बाढ़, बहुत अंतर होते जा रहा है. जितना भी हम डिपार्टमेंटल काम करते जाते हैं, बांध का बनाते जाते हैं, उतना ही बाढ़ का खतरा आते जा रहा है. वर्षा नहीं है. वर्षा इस बार नॉर्थ बिहार में एकदम जीरो है, शून्य है. 49% वर्षा कम हुआ है. यहाँ के खेत बंजर हैं, बहुत सारे खेत बंजर हैं, लेकिन बाढ़ आ गया है. जो भी फसल है वो बर्बाद हो गया है. तो बाढ़ की ट्रेजेडी यहाँ के लोग झेल रहे हैं. उसका अगर निराकरण किया जाएगा तो उसको मिनिमाइज किया जाएगा. निराकरण हम कर नहीं सकते हैं लोकली, नॉर्थ बिहार में ही उसका समाधान है. लेकिन हम अपने पैसे के भूखे हैं इतने अधिक, इतने भी हम पैसा से आता है गवर्नमेंट का, उसमें 90% खा जाते हैं. 10% हम काम करने की इच्छा रखते हैं. उसी स्थिति में काम नहीं होने वाला है. जब तक हम अपने दिल को, अपने मन को जब समझाएंगे तभी जाकर के हम शांत करेंगे जो कि हम इसको
कुछ पूर्ण काम करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नहीं तो बाहर का प्रॉब्लम मिनिमाइज कर सकते हैं हम, उसको फाइनल नहीं, लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं, उस पानी को मैनेज कर सकते हैं, वो भी हम नहीं कर पा रहे। सब स्टैंडर्ड होते जा रहा है, सब स्टैंडर्ड, सब बर्बाद हो जाता है। बाहर का पानी समुद्र में चला आता है, पर्कोलेट करके जो अंडरग्राउंड होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। हाँ तो चौधरी ये साहब, समस्या नॉर्थ बिहार का बहुत ज्यादा है हमारे सामने में। इसी पर हम बात करेंगे अगला सेशन में, जब बात होगी तब। अगला शनिवार को हमने चौधरी साहब का रख दिया, और नेपाल से जो हर साल पानी आता है और उससे पूरे बिहार के लोग कितना बह जाते हैं, इस पर हम लोग सुनना चाहेंगे। और इस बीच नागेश झा जी आ गए हैं, तो नागेश झा जी हाँ नागेश झा जी, अभी तो बहुत अच्छा पूजा का मौसम है। हाँ तो अभी हम बाढ़ के बारे में हम सर 3-4 मोटी अच्छी बातें कह दे रहे हैं। बिहार के बाढ़ के निराकरण के लिए नेतरहाट विद्यालय के एक सीनियर छात्र ने मास्टर प्लान बना के दे रखा है बिहार सरकार को। उसमें बड़े बड़े बांध बनने हैं, रिजर्वायर बनने हैं, ताकि बाढ़ के पानी का समुचित उपयोग हो सके। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, अभी मैं दरभंगा में ही हूँ, बाढ़ आए हैं तो यहाँ के लोग इतने सामाजिक हैं, सरकारी सहायता नहीं पहुँच रही है, लेकिन जो अच्छे जो अभी बाढ़ पीड़ित के अलावा गांव वाले हैं, वो ट्रकों ट्रक चूड़ा, गुड़, सत्तू जो मतलब सुलभ है भेज रहे हैं, अपने गांव से गांव अपने जेब से लगा के भेज रहे हैं। ये मैं आंख से देख के, मैं हूं अभी दरभंगा में, 1 हफ्ता और रहूंगा। तो नंबर 2, नंबर 3, जो मिथिला क्षेत्र है ये अपने में एक अद्भुत क्षेत्र है। उन्होंने जो कहा, हम लोग, आई एम सॉरी, हम लोग में नागेश झा भी आता है, हम लोग अपने मानवता के प्रति जागरूक नहीं हैं, समाज के प्रति जागरूक नहीं हैं। जागरूकता मीन्स देने की भावना नहीं रखते हैं। जिस दिन से ये भावना जागेगी, वो बाढ़ क्या, शंकर भगवान बाढ़ भी नहीं आने देंगे। तो ये चीज जो नेगेटिविटी है इस एरिया में, भाई भाई में झगड़ा, कास्ट का झगड़ा, ब्ला ब्ला ब्ला, जो नेगेटिविटी है, दिस इज वन ऑफ द रीजन जो यहाँ बाढ़ आती है, उसका निराकरण नहीं होता है। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने कह दी, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बाढ़ का परमानेंट इलाज है। लेकिन मैं सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, जो भी अधिकारी हैं वो इस पर काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बाढ़ आती है, आती रहेगी, और इस पर कोई खास निराकरण नहीं होगा। मैं जिस गांव में हूं वहीं पर एक जगह है देथुआडी, वहां पर टेस्ट के लिए पेट्रोलियम का ड्रिलिंग किया गया, बहुत ऊंची जगह है। इंटायर गंगेटिक बेसिन इज फ्लोटिंग ऑन पेट्रोलियम। बिहार सरकार इसको क्यों नहीं एक्सप्लॉइट कर रही है, क्यों नहीं पैसा कमा रही है? तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, अब क्यों नहीं हो रहा है, मैं इस पर कोई व्यक्तिगत विचार नहीं दूंगा। अपना बिहार, अपना क्षेत्र, उत्तर बिहार बोलिए चाहे नॉर्थ बिहार बोलिए, ये यहाँ से सोना निकाला जा सकता है। सोना मतलब देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, तो उसको हम लोग नहीं करेंगे तो ये बाढ़ आती रहेगी, आंधी तूफान आता रहेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। थैंक यू। अब मैं बिगिन करूं सर? हाँ शुरू कर दीजिए। हाँ चलिए शुरू करें सर। हाँ, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, इसको कहते हैं गणेश वंदना। ओम तस्य श्री गणपति भार्गव बीजन वम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ध्यान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। अब गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब शिव जी की आरती, ये लास्ट है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरिओम। मैं पूरे हाउस से माफी मांगता हूं, मैं विलम्ब से ज्वाइन किया, इसके लिए हमें क्षमा किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा नागेश जी, बहुत अच्छा से आपने शुरुआत कर दिया। हमारे सिकंदर महान जी आ गए हैं। सिकंदर जी अब आप अपना शुरू करें, तो हम लोग अब आपके स्लाइड को देखना चाहेंगे और आपके जो कैसे लोगों को जगाया जाए जिससे कि बाहर से, जिससे कि डिजास्टर से अफेक्टेड लोगों को हम सभी जनरल पीपल भी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएं, भीतर से हार्ट में एम्पैथी आए। इस विषय पर हम लोग सुनेंगे सिकंदर जी को। सिकंदर जी शुरू करिए। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उमेश सर का और अमिताभ सर का भी, कि उन्होंने एक मुझे बड़ा एक स्टेज, एक मंच प्रदान किया। और चूंकि डिजास्टर के साथ में काफी सालों का नाता रहा है, और मैंने उमेश सर से भी काफी कुछ, डिजास्टर के बड़े बड़े प्रोग्राम होते तो उसके अंदर उमेश सर एज ए फैकल्टी आते थे, उसके अंदर मैंने काफी कुछ सीखा। उसके अंदर जब मैं यहाँ पे यूएनडीपी में एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर था, और जबलपुर में भी था, मैं यूएनडीपी की तरफ से ही प्रोजेक्ट ऑफिसर था। और तो आपदा के बारे में, डिजास्टर के बारे में हम लोगों ने काफी काम किया। मैंने उमेश सर के साथ भी काफी काम किया लखनऊ में, और बहुत सी ट्रेनिंग दी है डिजास्टर मैनेजमेंट, चाहे वो उपाम में हो, चाहे सहभागी में हो, और चाहे वो आपका प्लानिंग कमीशन हो, चाहे स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी हो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी हो। तो ये एक बहुत अच्छा मंच मिला, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और ग्रेटफुल हूँ। और मैं चाह रहा हूँ शुरू करना। ये प्रेजेंटेशन का पहला, ये पहली स्लाइड है। इज दिस स्लाइड विजिबल? आप लोगों को स्लाइड दिख रही है ये? हाँ, दिख रही है कोई हाँ सिकंदर जी, दिख रही है। ओके। तो आज की थीम है हाउ टू मोबिलाइज कम्युनिटी टू सपोर्ट अफेक्टेड पीपल ड्यूरिंग डिजास्टर। जैसा कि अभी अमिताभ जी ने कहा कि जब भी किसी भी तरह का डिजास्टर आता है, उसके अंदर जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द सेंस जो उसको पहली बार जो फेस करता है, वो होता है वो होती है कम्युनिटी, वो होती है पब्लिक। गवर्नमेंट, तहसीलदार, लेखपाल, मजिस्ट्रेट, एसडीएम, ये सब लोग बाद में पहुंचते हैं। पहले पहुंचती है जो आपके पहले नेबर्स हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो और दूसरे लोग हैं जो गांव के रहने वाले हैं या जो शहर के रहने वाले हैं, तो वो लोग पहुंचते हैं। थीम यही है कि ऐसी क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से जनरल पब्लिक उस तरह का एफर्ट्स नहीं कर पाती मदद करने में डिजास्टर विक्टिम की, जैसे कि मदद होनी चाहिए। तो ये प्रेजेंटेशन है, इसमें छोटी छोटी कुछ स्लाइड्स हैं, कुछ वीडियो क्लिप है,
और कुछ इसके अंदर मटेरियल है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और बाद में एक क्वेश्चन आंसर का या फीडबैक सेशन रखेंगे 10 मिनट का। उसके अंदर जो चीजें अगर हमने छोड़ दी होंगी या कुछ चीजें उसमें जो माननीय सदस्य जिन्होंने ज्वाइन किया है वो अगर जोड़ना चाहते हैं तो उसके अंदर हम जोड़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हम ये इस तरह की प्रेजेंटेशन की या इस तरह की मीटिंग्स की ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो पहले हमको ये समझना होगा कि हम जिस कम्युनिटी के लिए काम करते हैं वो कम्युनिटी है क्या। हम कम्युनिटी किसको मानते हैं? क्या कम्युनिटी हम एक राह चलते एक आदमी को मान लेते हैं, या कम्युनिटी एक ऐसे को मानते हैं कि जो कम्युनिटी एक ग्रुप में रहती है या एक गांव में रहती है या एक शहर में रहती है। कम्युनिटी का सीधा सा मतलब है वो कम्युनिटी जिसका इंटरेस्ट समान हो, जिसका इंटरेस्ट मिलता जुलता हो, जो एक जगह पर जिनका हैबिटेट हो, जो एक जगह पर रहते हो, जिनका जियोग्राफिकल एरिया शायद अलग अलग हो सकता है लेकिन उनका कॉमन इंटरेस्ट वो एक होता है। तो उसको हम एक तरह से कम्युनिटी मानते हैं। और कम्युनिटी जो है वो शहर लेवल पे भी होती है, गांव लेवल पे भी, फॉरेस्ट लेवल पे भी, हिली एरियाज में भी। तो ये हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी की। आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये जो पिक्चर है इसके अंदर जो कम्युनिटी के जो वॉलंटियर हैं या जो कम्युनिटी के लोग हैं वही फ्लड में या ग्रेन के डिस्ट्रीब्यूशन में, खाने के डिस्ट्रीब्यूशन में वो कम्युनिटी ही काम कर रही है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो गवर्नमेंट है वो बाद में आती है, पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है हमारी कम्युनिटी। अब हमारा जो इंडिया है वो अब यहाँ पर किस किस तरह के ऐसे डिजास्टर आते हैं, किस किस तरह की ऐसी आपदाएं आती हैं जिससे कम्युनिटी प्रभावित होती है। और जिस तरह से कम्युनिटी को लोगों की मदद करनी चाहिए उस तरह से उस रेशियो में मदद नहीं होती। लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। लोग डोनेशन के तौर पे, लोग फिजिकल प्रेजेंस के तौर पे, लोग सोशल मीडिया के तौर पे बहुत से लोग मदद करते हैं। तो ये कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल है, मैन मेड है, सोशल एंड पॉलिटिकल डिजास्टर है, क्लाइमेट चेंज डिजास्टर है, जिसका इंडिया क्या जो हमारा एशियन कंट्री है, उसके अलावा और बहुत सी बाहर भी कंट्रीज हैं जो वक्त वक्त पे इस तरह की आपदाओं का सामना करते रहते हैं। जैसे खासतौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे हीट वेव्स आती है, यहाँ पे ड्रॉट है, यहाँ पे फ्लड्स आता है। साइक्लोन तो नहीं है, साइक्लोन हमारा ये आपका तमिलनाडु के एरिया हो गया। अर्थक्वेक का कोई भी फिट पैटर्न नहीं है कहां पर कब आ जाए। तो ये हमारे जैसे लैंडस्लाइड है ये हिली एरियाज में आते हैं। और उसके अलावा जैसे मैन मेड डिजास्टर है उसके अंदर हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है। आपको याद ही होगा जैसे ऊंचाहार एक यहाँ पर एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है, यहाँ पर एक बार बॉयलर फट गया था, उसमें कितने लोग मारे गए थे। तो इस तरह का इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट भी होता है। रेलवे एक्सीडेंट आजकल आप लोग रोज देखते होंगे कि कभी कोई रेल डी रेल हो गई, कभी कहीं पटरी से उतर गई, कहीं कहीं ट्रेनें आमने सामने से लड़ गई। तो ये इस तरह का डिजास्टर होते हैं जहां पर कम्युनिटी की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। खासतौर से जैसे बिल्डिंग कोलैप्स में, जैसे लखनऊ में आपको याद होगा ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिर गई, उसमें कितने लोग मर गए। फायर हैजार्ड है, केरल में स्कूल थे कुछ, वहां पर कोई प्रोग्राम हो रहा था, वहां पे आग लग गई। 7-8 साल पहले की बात है, 80 या 87 बच्चे उनकी डेथ हो गई। अब जैसे पब्लिक हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो कोरोना अभी हमारे सामने से ही गुजरा है और लाखों लोगों को लेकर के गुजरा है। तो इसके अंदर कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे उस कम्युनिटी में, उस घर वालों में, जिन्होंने अपने घर वालों को ही छोड़ दिया ताकि उनकी जान बची रहे और घर वालों की जान चली जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पीछे वजह क्या? उसके पीछे वजह है हमारा इथिकल वे पर कमजोर होना, हमारे पास सही तरीके से सही इंफॉर्मेशन का ना पहुंचना, या किसको कब कहाँ मदद करनी है वो भी हमको अगर इन टाइम अगर हमको वो सूचना मिल जाए, वो हमको अगर जानकारी मिल जाए तो शायद हम और लोगों की जान बचा सकते हैं। जैसे सोशल और पॉलिटिकल डिजास्टर है, आप लोग आजकल देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा डिजास्टर है। ईरान की वॉर हो रही है, उसके अंदर कितने लोग मर गए। लेबनान है, आप देख लीजिए, सीरिया है, मिडिल ईस्ट में कितनी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे वायलेंस हो रहा है, जहाँ पे एक कंट्री दूसरी कंट्री को हिट कर रही, कितने लोग रिफ्यूजी बने हैं। अपने ही कंट्री में लेबनान में 10 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने बॉर्डर में पिछले 12 या 15 साल से रह रहे हैं। ऐसे ही इसराइल में है कि जहां पर उनका जो दक्षिणी वाला एरिया था जहां पे 60,000 लोग रहते थे, लेबनान ने वहां हमला कर दिया हिजबुल्ला ग्रुप ने, तो उसके अंदर मालूम पड़ा 60,000 लोग रिफ्यूजी हो गए। इस तरह के ये जो डिजास्टर है इसके अंदर कम्युनिटी का बहुत सपोर्ट मिल सकता है। जिस रेशियो में मिलना चाहिए उस रेशियो में
नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि जो इस तरह का जो ये डिजास्टर आता है, इस तरह की जो भी आपदाएं आती हैं, उसमें फर्क किसमें पड़ता है। सबसे पहली चीज, जो भी आपदाएं आती हैं उसके अंदर जो पहला जो रिस्पॉन्डर है वही अफेक्टेड होता है, उसकी जान पहले जाती है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। टर्की में सन 2020 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया। अभी इसकी एक क्लिप है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर 50,000 से लेकर के 1 लाख आदमी मरने तक का उसके अंदर था कि इतने आदमी कम से कम मर गए। और उसके अंदर 4 या 5 हजार ऐसे वॉलंटियर भी थे कि जो उसके अंदर जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो पब्लिक के लोग थे। अब उसके पीछे बहुत सी वजह हो सकती है कि जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ, क्या जो वॉलंटियर थे क्या उनको सही तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी, क्या उनको सही तरह से कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया था, क्या उनको सही तरीके से बताया गया था कि उनको अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से सिविलियन या जो लोग हमारे बीच में हैं वो डरते हैं इस तरह की मदद करने से। इसकी आगे एक स्लाइड आएगी, आप देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ, इस तरह की चीजों का बहुत ज्यादा जरूरत है उसके अंदर, उसको इनबिल्ड करना, उसको बनाना। बहुत से ऐसे इंडिविजुअल हैं, जब कोई इस तरह का जब कोई घटना घट जाती है, कहीं डिजास्टर आता है, तो जो चोट लगती है वो तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोग जब अपने लोगों को खो देते हैं तो उनको एक तरह से मेंटल ट्रॉमा हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, डिजास्टर हो जाता है उनके साथ में। तो उसके अंदर भी कम्युनिटी के तौर पे उनको सांत्वना दे करके, उनको गले लगा करके, उनको उनके आंसू पोंछ करके भी जो हमारे सिविलियन हैं वो उनको मदद कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट एंड होपलेसनेस, जैसे मैंने बताया कि लेबनान में, सीरिया में, कश्मीर में ऐसे कितने लोग हैं। कश्मीर के देखिए कितने लोग हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं सन 1980 के बाद से, जो वहां पे टेररिस्ट अटैक होने लगे। तो ऐसे कितने डिस्प्लेसमेंट है जो इस तरह के डिजास्टर से होते हैं। ये एक छोटी सी मूवी है, ये आप देखिए तब आपको समझ में आएगा कि 2023 में किस तरह के डिजास्टर हमारी दुनिया ने झेले हैं। शायद 2 मिनट की होगी, प्लीज हैव ए लुक। तो ये आपने देखा कि इसने 2023 में, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर लोग? सब बढ़िया से सुन पा रहे हैं। हम लोग के आप बोलते गार्जियन रहिए, जब नहीं सुन पाएंगे तो मैं खुद जोर से चिल्ला भी आ दूंगा। गए, मुन्ना रानी प्रसाद जी भी आ गई। सभी का स्वागत है। और सभी अच्छे अच्छे विद्वान हाँ, आपके कंटिन्यू करें नागेश जी, जरा देखिएगा सर। हाँ, बहुत अच्छा, बोलिए ठीक है। सिकंदर जी। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है कि गवर्नमेंट के पास में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, उसके पास सारे साधन होते हैं, लेकिन वो उतने भी पर्याप्त नहीं है, उतने सफिशिएंट नहीं है कि वो उस तरह के साधन को सही जगह पर ले जा करके लोगों को रेस्क्यू कर सके या उनको रिलीफ दे सके। मैंने अपने पहले भी उसमें कहा कि कम्युनिटी जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है और वही लोगों की मदद करती है। हमको ये भावना, हमको ये इथिक्स, हमको ये सेंस उनमें कैसे जगाना होगा कि हम
उनको ये बता सकें कि जो आपदा या जो डिजास्टर आज उन लोगों के साथ में हुआ है, दैट डिजास्टर कैन बी हैपन विद यू, कभी ना कभी आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन इसको बताने के लिए हमको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, हमको उनको किसी को कुछ सिखाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, हमको उनको गवर्नमेंट की गाइडलाइन के बारे में जानकारी देना होता है, हमको उनको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कि वो अपने को कैसे सेफ रखें। जैसे मैंने बताया कि जो टर्की में जो भूकंप आया 1920 में 2020 में, उसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए, लेकिन 3 या 4 हजार वॉलंटियर भी थे, वो भी मारे गए। क्यों? क्योंकि जो वॉलंटियर थे उनको जोश था कि उनके घर वाले उसमें फंसे हैं, उनके जो पड़ोसी हैं वो जमीन में दफन हो गए हैं, लेकिन उनको अपनी सेफ्टी की सही जानकारी नहीं थी, इसलिए उनकी भी डेथ हुई। तो इसके लिए हम कुछ ऐसे जो पॉइंट है या कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, हम उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। हम उनको जो उनके ऊपर जो कम्युनिटी के साथ में डिजास्टर है, हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम उनका मेंटल ट्रॉमा जो है वो उनके साथ मिल करके, उनसे कम्युनिकेशन करके, उनसे बात करके कर सकते हैं। हम उनको एक आपसी सहमति के आधार पे हम उनको म्यूचुअल एड दे सकते हैं, और हम उनको मेन चीज क्या है, हम उनका हौसला बनाए रखें, हम उनको बिल्डअप करते रहें, हम उनका मेंटल लेवल जो है वो स्ट्रांग रखें कि अगर इन केस इस तरह का कोई डिजास्टर होता है, सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है और आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो इसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो उनकी ट्रेनिंग हो सकती है जो हमारे वॉलंटियर्स हैं या जो हमारी जर्नल पब्लिक है। हम एक फंड बना सकते हैं जिसके अंदर वो डोनेशन दे सकते हैं। हम CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप लोगों को याद होगा कि 3 साल पहले जब कोरोना आया हिंदुस्तान में, तो एक प्राइम मिनिस्टर का एक फंड बना अलग से, जिसके अंदर बहुत सी इंडस्ट्रीज थी, बहुत सी इंडिविजुअल लोग थे, बहुत से सेलिब्रिटीज थे, बहुत लोगों ने उसके अंदर पैसे का डोनेशन किया, और वो पैसा वैक्सीन में, लोगों को रेस्क्यू करने में, लोगों की लाइफ को दोबारा पटरी पे लाने के लिए, उनके हैबिटेट को दोबारा बसाने के लिए वो उसको किया गया। तो अगर आप ये ग्राफ देखें तो ये बहुत नोन ग्राफ है, जो लोग डिजास्टर की फील्ड में काम करते हैं, कि उसके अंदर हमें डिजास्टर में हमारा सबसे पहली चीज क्या है, डिजास्टर में पहला जो मंत्र है वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव ही सबसे अच्छा साधन है। आप पहले बचाव का इंतजाम कर लीजिए तो आपको जो फिर होने वाला जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा मिटिगेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो आप देखें जैसे इसके अंदर आपको दिया है प्रिवेंशन है, प्रिपेयर्डनेस है, डिजास्टर होता है अगर मान लिए तो उसके अंदर रेस्क्यू और उसके अंदर रिलीफ है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, ये हम मान लेते हैं कि जनरल पब्लिक हमारी है, या रेस्क्यू एंड रिलीफ में हमारी कम्युनिटी काम करती है, रिकवरी में भी हमारी कम्युनिटी उनको मेंटल लेवल पर उनको मजबूती दे करके, उनको सांत्वना दे करके काम कर सकती है। रिस्क एनालिसिस बाद में करते हैं जब ये गवर्नमेंट करती है, तो कि किन लोगों को किस किस तरह का ऐड देना है, किसकी क्या क्या मदद करनी है, किसको कितना कंपनसेशन देना है। अगले पे आते हैं। अब बात करते हैं कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे लोगों में कैसे ये पैदा किया जाए ये सेंस कि आपको कैसे लोगों की मदद करनी है। सबसे जरूरी चीज है जिसमें हमारे दोस्त काम करते हैं, देवाशीष हैं, IC के हेड हैं उड़ीसा में, तो ये जानते हैं कि सबसे जो मजबूत पिलर है वो है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। ये जो एजुकेशन कम्युनिकेशन है, ये अगर सही तरीके से अगर लोगों तक पहुंच जाए तो आप यकीन मानिए बहुत से लोगों की जान बच सकती है। अभी आगे मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा, छोटी सी एक मूवी भी, ये क्लिप है 2 मिनट या 1.5 मिनट की। नेपाल में जब अर्थक्वेक आया 2015 या 16 में आया था, जिसके अंदर बहुत लोग मरे थे, लेकिन उसके अंदर जो फेसबुक का जिन लोगों के पास लोकेटर ऑन था, उनको फेसबुक के जरिए उनको ढूंढा जा सका, 80 या 90 लोगों की जान बचाई जा सकी। तो ये क्या था? ये इंफॉर्मेशन थी सही टाइम पे, फेसबुक ने लोगों ने जो उसको ऑन रखा था फेसबुक का लोकेटर, उसके हिसाब से वो जानकारी गवर्नमेंट के साथ में शेयर की गई, सिविल वॉलंटियर के साथ में शेयर की गई, तो उनकी जान बच सकी। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है, अगर आप दूसरा पॉइंट देखेंगे तो ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है, खासतौर से अगर आप देखें कि जब कोई आदमी कहीं लड़ गया या कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो पब्लिक क्या करती है, उसको उठाती है, बस सोचती है बस उठा करके इसको कोई तरह लाभ दे एम्बुलेंस में, लेकिन वो ये नहीं देखती है कि उसको उठाने तक में लेकर के उसका कोई बोन फ्रैक्चर है, कहीं उसके ब्लड कहीं सर से बह रहा है, तो उसको फर्स्ट एड की जानकारी होना चाहिए, उसको CPR की जानकारी होना चाहिए, जो कार्डियोपल्मोनरी जो रिसरेक्शन है उसके बारे में उसको जानकारी होना चाहिए कि अगर
किसी आदमी को हार्ट अटैक पड़ गया है तो उसको किस तरह CPR करना है, माउथ टू माउथ उसको सांस देनी है। तो इस तरह की जो जानकारी है वो लोगों की जान बचा सकती है। लेकिन इस तरह की जानकारी कैसे होगी? जब हम इस तरह के मंच को लगातार ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, लोगों के बीच में जाते रहेंगे, कम्युनिटी के साथ में संवाद डायलॉग करते रहेंगे, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करते रहेंगे, तो हम उनके बीच में अगर इस तरह की 10,000 ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद में अगर हम एक आदमी की भी जान बचा लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी इस तरह की ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग सफल है। ये मैं हर ट्रेनिंग में कहता हूँ। उसके कम्युनिटी एंगेजमेंट है, कम्युनिटी को एंगेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिटी की आदत क्या है कि लोग यहाँ भूल जाते हैं। यही नहीं, हर जगह लोग भूल जाते हैं। एक मेमोरी लॉस होता है, वो जो इमोशंस होते हैं वो इमोशंस एक टाइम के बाद में दब जाते हैं। तो उसको भी समय समय पर वक्त वक्त पे टाइम टू टाइम उसको जगाना है, उससे उनसे मिलते रहना है, उनसे बात करते रहना है कि आप किस तरह से हमारी या जो हमारी इस तरह की आपदा है आती है या जो आपदा करंट में अगर है तो उसमें आप किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब जैसे मैंने बताया कि पावर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, IEC क्या है। उस इंफॉर्मेशन में मैंने आपको एक नेपाल का एक मैंने आपको उदाहरण दिया कि उसके जरिए 80 या 90 लोगों की जानकारी, उनकी जान बचाई गई। अब सवाल है कि जैसे बाहर की कंट्रीज, खासतौर से अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर एक नंबर है 911 911। वो 911 नंबर जो है वो हर तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, अगर आपके आग लग जाए तब भी आप वही नंबर डायल कर सकते हैं, फ्लड आ जाए तब भी वही नंबर डायल कर सकते हैं, लाइट में कोई वैसी बात हो जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं फायर बूस्टिंग हो जाए, उसके अंदर भी इसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश में भी अब 112 नंबर को उन्होंने उसको लिया है। तो इस तरह के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है वो उनकी जानकारी होनी चाहिए कम्युनिटी को, कि कहीं पर भी इस तरह की आपदा है तो वो कम्युनिटी उनके साथ में उस जो भी अथराइज ऑफिसर है उसको जानकारी दे सके। एक प्रिपेयर्डनेस एक गाइड होती है डिजास्टर की, कि उसके अंदर डूज एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन चूंकि ये टॉपिक जो है ये पब्लिक के अवेयरनेस के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा उसके बीच में नहीं जाएंगे। उसमें डूज और डोंट होता है कि इसके अंदर जैसे अर्थक्वेक आ जाए तो आपको जैसे मेज के नीचे छुप जाना है, आपको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, इस तरह के डूज एंड डोंट होते हैं। तो वो उसका पालन उसको एडहियर करना चाहिए। रियल टाइम अपडेट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि रियल टाइम अपडेट का मतलब है जैसे फेसबुक लोकेटर था, उसने 80-90 लोगों की जान बचाई क्योंकि वो सही समय पर वो जानकारी को दे सके। अब बात करते हैं वॉलंटियरिज्म की, कि लोगों को वॉलंटियर कैसे बनाएं। बाहर की कंट्रीज में जैसे मैं बैंकॉक वगैरह जैसे मैं गया हूँ ट्रेनिंग में, तो मैंने वहां पर देखा है कि लोग जो हैं इस तरह के जो डिजास्टर के जो सेंटर हैं या जो आपदा प्रबंधन के जो केंद्र हैं, वहां पे लोग अपनी मर्जी से आते हैं, वो अपना वो काम करते हैं 1 घंटे 2 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे लोगों को उनको लिस्ट बनानी है वो उसको बनाएंगे, फूड की डिलीवरी करनी है, फूड उनको सेंटर पे बांटना है, खाना इकट्ठा करके लेकर के आना है, कपड़े बांटने हैं, ऐसे बहुत से काम। अच्छे अच्छे लोग जो अच्छी अच्छी जॉब में हैं वो भी 1 घंटा 2 घंटे निकाल करके वो आते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो कंपैशन और इम्पैथी की बात करता है, तो डिजास्टर में सिर्फ सिंपैथी से काम नहीं चलेगा। सिंपैथी, इम्पैथी और ये दो चीजें होती हैं जिसके अंदर बहुत एक माइन्यूट सा फर्क है, बहुत एक माइन्यूट सा एक ब्रेकिंग लाइन है। वो लाइन ये है कि सिंपैथी में, मैं सिंपैथी का आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे और आप उसमें से उतरे तो आपने देखा एक लड़का है जो कि जूते की पॉलिश कर रहा है। आपने उसको देखा, आपने कहा अरे यार बड़ा बेचारा, इसको स्कूल जाना चाहिए, लेकिन ये स्कूल जाने की उम्र में ये जूते की पॉलिश कर रहा है, और आपने अपना घड़ी देखी, आपको टाइम हो, आप ऑफिस निकल गए। ये है सिंपैथी जिसमें कुछ खर्च नहीं होता। अब इसी पे आ जाते हैं इम्पैथी। फर्स्ट लेवल की इम्पैथी क्या है कि आपको उस पर तरस आया, आपने अपना जूता का बेटा पॉलिश कर दो, आपने उसको 10 की बजाय 20 रुपए दिया। ये फर्स्ट स्टेप की इम्पैथी हो गई। सेकेंड स्टेप की इम्पैथी ये है कि आपने उसको 100-200 रुपए और दे दिए और आपने उसको थोड़ा ज्ञान दिया कि बेटा जाओ पढ़ो लिखो, कहाँ तुम इस तरह के काम करो, तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम है। लेकिन जो एडवांस सिंपैथी है, वो एडवांस सिंपैथी ये करती है कि आप अपना टाइम कंज्यूम करते हैं, आप अपना टाइम खर्च करते हैं, और उस लड़के को आप अपने साथ में लेते हैं, उसका बैकग्राउंड जानते हैं, आपको लगता है ये लड़का पढ़ने वाला है, तो आप उस लड़के को स्कूल का बैग दिलाते हैं, किताबें दिलाते हैं, अपना टाइम बर्बाद करके, अपने पैसे को इन्वेस्ट करके आप उसका एडमिशन कराते हैं। तो ये इम्पैथी है।
सही माने की एडवांस लेवल की एम्पैथी। ये भावना, अगर ये सेंस पैदा होता है कम्युनिटी में, तो आप यकीन मानिए, आप एकदम कि किसी का भी, कोई भी किसी तरह का डिजास्टर विक्टिम है, उसको बहुत आसानी से रिकवर किया जा सकता है। अब स्किल लेबर है, अब हमारे जो वॉलंटियर है उसके अंदर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कभी कोई मकान गिर गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, अब उसके अंदर कुछ ऐसे स्किल लेबर भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं कि जो उस तरह के जो मलबा है उसको हटाने का काम करते हैं, मकान बनाने का काम करते हैं। और बहुत से ऐसे मेडिकल के, अब मेडिकल प्रोफेशन के लोग होते हैं जो मेडिकल की एड देते हैं, जैसे मैंने बताया कि जैसे सीपीआर वगैरह या फर्स्ट एड देना। अब इसके आगे आते हैं कि अब जैसे डोनेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड एक बना था, जिसका इस्तेमाल गवर्नमेंट ने लोगों की हैबिटेट के लिए, बसावट के लिए, उनके वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना काल में उनको इस्टेब्लिश करने के लिए उस तरह के फंड का इस्तेमाल होता है। ये गवर्नमेंट लेवल पे भी हो सकता है और सिविल लेवल पे भी। सिविल लेवल पे हम लोगों ने क्या किया था, मैं एक बार झांसी में था, तो वहां पर झांसी के जो एरिया है वहां पर सूखा बहुत पड़ता है, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वॉलंटियर का ग्रुप बनाया और हमने बड़े बड़े ड्रम रखे प्लास्टिक के, जिसमें धान इकट्ठा किया जाता है, और उसके अंदर हमने ये कहा कि हर घर से एक लोटा धान आपको इसके अंदर डालना है, वॉलंटियर आपको एक तरह का दान करना है, ताकि बाद में फिर उन ड्रमों को इकट्ठा किया गया। उसके बाद में जो लोग थे, नीडेड पीपुल थे, उनको वो धान का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो ये तो एक शॉर्ट टाइम का एक तरह की मदद है। बहुत से लोग ऐसा है कि जो मतलब डोनेशन में सामान दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं। बहुत से लोग लॉन्ग लास्टिंग सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी कहीं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो उन्होंने देखा कि मुझे जगह का नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, शायद जबलपुर के या कहाँ के, तो उसके अंदर कोई बाढ़ है या क्या हुआ, उसके अंदर उसमें पेरेंट्स की डेथ हो गई। तो जो वहां के जो डीएम थे, उन्होंने उस बच्चे, दो बच्चे थे, उनको गोद ले लिया, और ऐसे नहीं लिया, इंटर तक की पढ़ाई का पूरा खर्चा उन्होंने उठाया। तो वो लॉन्ग टर्म का सपोर्ट इस तरह की कम्युनिटी गवर्नमेंट लेवल पे भी और जो सिविल लेवल पे भी इस तरह का हो सकता है। अब अब मैंने एम्पैथी आपको बताया कि एम्पैथी का पूरा जो खेल है वो है कि आप अपना टाइम कंज्यूम करिए, अपना पैसा थोड़ा खर्च करिए, पैसा ना हो तो अपना ज्ञान थोड़ा खर्च करिए, उसको सही तरीके से उसको सपोर्ट करिए। ये एक छोटी सी मूवी है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, किस तरह का ये क्रिएशन किस तरह का होता है। ये आप देखिए एम्पैथी कैसे क्रिएट होती है।
उम्मीद है ये छोटी सी क्लिप अच्छी लगी होगी। आपने देखा उसके अंदर एक ऐसा आदमी था कि जिसका हाथ जेब में ही रहता था और वो किसी की मदद के लिए हाथ कभी बाहर नहीं निकालता था, लेकिन उसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज हुआ। एक ओल्ड लेडी ने उससे मदद मांगी या मदद ले ली, तो उसका माइंड सेटअप जो था वो चेंज हो गया। तो सवाल यही है कि ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, खासतौर से जनरल पब्लिक का जो सेंस है वो डिपेंड करता है कि उसका सिंपैथी है या उसको एम्पैथी है, या वो किस तरह से सपोर्ट कर सकता है, ये हमको जगाने की जरूरत है। अब बात करते हैं, अभी तक सवाल यही था कि हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह से लोगों को हमने भी डिजास्टर की बात किया कि इंडिया में किस किस तरह का डिजास्टर आता है। फिर हमने बात किया कि एम्पैथी और सिंपैथी में क्या फर्क होता है, कौन कौन कंट्रीज में किस किस तरह के डिजास्टर आए। लेकिन अब मेन टॉपिक क्या है कि हाउ टू मोटिवेटिंग द जनरल पब्लिक टू सपोर्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स एफर्ट। हम जनरल पब्लिक को या कम्युनिटी को हम कैसे सिंपैथी से एम्पैथी की तरफ हम ला सकते हैं। अब क्या है कि हम अब इसमें मैंने कोशिश, पॉइंट तो बहुत है, मैंने कोशिश किया कि 6 या 7 पॉइंट मैं एक स्लाइड में ले लूं, और इस तरह के 3 स्लाइड है जिसके अंदर मैंने कोशिश किया है कि मैं बता सकूं आपको अच्छे से, जबकि आपको पता सब है, लेकिन इस तरह की जो ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ चीजों को रिकॉल करने के लिए होती है, क्योंकि एडल्ट जो है वो सब जानता है, और एडल्ट कैन नॉट बी टीच्ड बाय फोर्स। मतलब एडल्ट तभी सीखता है जब वो खुद सीखना चाहता है। तो ये जो कुछ इसमें टॉपिक्स है कि जैसे क्रिएट ए सेंस ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, समुदाय में एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना चाहिए कि समुदाय को लगे हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है। इसको मोटे मोटे तौर पे ऐसे समझ सकते हैं, अब पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन पहले था कि गांव में जब किसी लड़की की शादी होती थी तो गांव में पंडाल लग जाता था, कुर्सियां आ जाती थी, तखत बिछ जाते थे, दरी बिछ जाती थी, सब कुछ हो जाता था। गांव ये मानता था कि ये लड़की जो गांव की है ये हमारी अपनी बिटिया है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको सही से विदा करें। अब इस तरह का अब माहौल, इस तरह का आज के ये रोबोटिक टाइम में कुछ ही जगह बचा होगा मुझे लगता है, शहर वहर में तो ये सब खत्म ही हो गया है। रेज अवेयरनेस एंड एजुकेट द पब्लिक, हमको अवेयर करना है, हमको गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, जो गवर्नमेंट की जो कभी कभी कुछ स्कीम्स आती हैं डिजास्टर को लेकर के, क्योंकि वो कभी कोई रिवार्ड देते हैं वॉलंटियर को, आप देखते हैं कि कभी किसी को पद्मश्री मिला, किसी को पद्म भूषण का पुरस्कार मिला, उसके अंदर बहुत सी कैटेगरीज ऐसी होती है जो ब्रेव बच्चे होते हैं, जिसने किसी ने किसी की जान बचा लिया, कोई पानी में डूब रहा था, कोई बच्चा छत से गिर रहा था, किसी ने पकड़ लिया, किसी ने घर की आग बुझा दिया। तो इस तरह के रिवार्ड्स वगैरह भी लोगों को इनकरेज करता है कि वो इस तरह के अपनी ड्यूटी में वो हिस्सा ले। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रियल टाइम में बता चुका हूँ, फेसबुक लोकेटर वाला इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। रिवार्ड कंट्रीब्यूशन होगी, स्ट्रेंथन कम्युनिटी बॉन्ड, कम्युनिटी के अंदर देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होना चाहिए, उसमें एका होना चाहिए। कम्युनिटी इस तरह की नहीं हो जैसे कि मणिपुर में चल रहा है पिछले 1.5 साल से, 2 समुदाय हैं और दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे हैं। तो इस तरह का कम्युनिटी की बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपस में भाईचारे का माहौल होना चाहिए। उसके बाद है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का स्कूल के जो प्रोग्राम है, स्कूल का जो करिकुलम है उसके अंदर जरूर एड ऑन होना चाहिए, और ताकि बच्चे भी जान सके कि उनको आपदा आने पर पे उनको अपने को किस तरह बचाना है और दूसरे को किस तरह बचाना है। कम्युनिटी रिस्पांस टीम होनी चाहिए, हम लोग जैसे स्कूल में बाल समिति का गठन करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का स्कूल में गठन करते हैं, उसके अंदर एक को मॉनिटर बनाते हैं, दूसरा एक कन्वेनर बनता है, कोई मेंबर बनता है, कोई सेक्रेटरी बनता है। तो इस तरह का जो छोटे छोटे ग्रुप बनते हैं वो एक तरह का सिविक ड्यूटी को परपोज करते हैं, एक इथिकल वैल्यू जगाते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम इस तरह के काम को करें। अब क्या है कि आजकल चूंकि ऑनलाइन जमाना है, ऑनलाइन जमाने के अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से लोगों से डिजास्टर के टाइम पे या कोई ऐसी मदद, फेसबुक पे देखते होंगे जैसे क्रेटो है, एक साइट है जो लोगों की मदद करती है, जैसे किसी का ऑपरेशन होना है, केटो करके है शायद, केटो है, उसमें ऑपरेशन होना 10 लाख रुपए लगेगा, मालूम पड़ा पैसा नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसका एक वीडियो बनाया, उससे अपील लिया कि हमारे भाई मेरे घर में कोई नहीं है, बहुत गरीबी है, पैसे नहीं है, बच्चा बीमार है, उसका ऑपरेशन कराना है, 10 लाख रुपए चाहिए। तो केटो जैसी और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्राउड फंडिंग करती हैं, जो लोगों से
एक 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 100-100 रुपए चंदा लेकर के वो उस तरह का इलाज करती हैं। इस तरह का क्राउडिंग फंडिंग का भी सपोर्ट हो सकता है। यूथ लेड इनिशिएटिव, जैसे मैंने बताया, कोई भी समिति बनाई जा सकती है, जवान बच्चों को, 18 साल के तक के बच्चे, उनको जोड़ा जा सकता है, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा की जा सकती है। CSR का पहले जिक्र कर चुका हूं कि जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो CSR फंड निकालती हैं, जो उनका नेट प्रॉफिट होता है उसका 2% CSR फंड निकालती हैं। सबसे बड़ी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है CSR की, वो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, जो लगभग अपने प्रॉफिट का 80% से ज्यादा पैसा वो डोनेशन करते हैं एजुकेशन सेक्टर में। प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, प्रेमजी फाउंडेशन है, और एक आगा खान फाउंडेशन में कभी आप लोग देखेंगे टाटा जी का फाउंडेशन है। तो ये सब लोग CSR करते हैं ताकि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, लोगों को एजुकेशन मिल सके, लोगों को डिजास्टर रिलीफ मिल सके। इस तरह का CSR एक्टिविटी होना चाहिए और लोग करते हैं। ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है। सेटअप डोनेशन सेंटर, मैंने बैंकॉक का उदाहरण दिया कि इस तरह सेंटर बनाए जाते हैं, वहां पे लोग आगे पैसे देते हैं बिना किसी रसीद के कटवाए हुए, और वो लोग भी एज इट इज वैसे ही जमा कर देते हैं। एम्पैथी एंड सॉलिडेरिटी में बता चुका हूँ। कम्युनिटी शेल्टर और सेंटर ये जरूर होना चाहिए। जैसे आप जाड़े में आप देखते होंगे कि कम्युनिटी का शेल्टर बनाया जाता है ताकि लोग जाड़े में मरे नहीं, उनको रात में रहने की जगह मिल जाए और उनको साथ में कंबल और वो मिल जाए ताकि उनको जाड़ा न लगे। ये एक छोटा सा वीडियो है जो आपको बताएगा कि एक आदमी अपनी जान की परवाह ना करके 9 लोगों की जान बचाता है जब फ्लड आ जाता है। प्लीज देखिए, खाली 1 या 1.5 मिनट का है। हाँ, तो उम्मीद है कि इस तरह के जो मोटिवेशनल जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं, ये भी हम इस तरह के वॉलंटियर के तौर पे हम लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि किस तरह से अगर उनके पास कोई स्किल है, जैसे सुभान के पास स्किल थी, उसने 9 लोगों की जान बचाई अपनी जान खतरे में डाल के। जैसे वो तैराक थे, उनको तैरना आता था, उन्होंने 5 लोगों की जान बचाई। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो लोगों के दिमाग को बहुत दिनों तक इमोशनल तौर पे झकझोर के रखती हैं, और इसी तरह के लोग इस तरह की आपदाओं में आगे आते हैं। मैंने मेंटल हेल्थ सपोर्ट के बारे में आपसे बात किया कि जब भी इस तरह को डिजास्टर होता है तो मेंटल हेल्थ सपोर्ट का एक विंग जरूर होना चाहिए। उसमें जो वॉलंटियर्स हैं, जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उसमें कुछ लोगों को छांटा जा सकता है जिनको इस तरह की काउंसलिंग के बारे में बताया जा सकता है। अगर किसी ने अपना पूरा परिवार खो दिया तो उसकी किस तरह से काउंसलिंग की जा सकती है डिजास्टर के बाद में, ताकि वो अपना दिमागी तौर पर जो संतुलन है वो न बिगाड़े। और इंटरटेनमेंट के थ्रू भी हम बहुत सी छोटी छोटी वीडियो क्लिप होती हैं, बहुत से ऐसे ग्रुप होते हैं जो एंटरटेनमेंट के तौर पे भी आपदा से कैसे बचाव करें या उसके बाद
आपदा के आने के बाद में हम कैसे अपने जीवन को पटरी पर लेकर के आए, उसके बारे में भी वो बात करते हैं। अब सवाल है कि गवर्नमेंट का कम्युनिटी के साथ में कोलैबोरेशन कैसे हो, और गवर्नमेंट का अगर सही तरह से कोलैबोरेशन है कम्युनिटी के साथ में, तो जहां पे कम्युनिटी सिर्फ एक जान बचा पाती है, अगर गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन हो जाता है तो वो और ज्यादा जाने बचा सकती है, या और ज्यादा लोगों को सही तरीके से विस्थापित कर सकती है, उनका हैबिटेट सही तरीके से बना सकती है। मैंने पहले कहा कम्युनिटी के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते जितने कि गवर्नमेंट के पास में होते हैं। अच्छा कोलैबोरेशन होगा तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को लेके पहुंच जाएगी, और वहां पर अगर इन टाइम अगर लोगों को, गवर्नमेंट को जानकारी होगी कि यहाँ पे ये चीज की जरूरत है, जेसीबी की जरूरत है, नाव की जरूरत है, कुछ ऐसे सामानों की जरूरत है जिनसे जमीन खोदी जा सकती है, अगर कोई इस तरह का अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड आया है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट एक अच्छा रोल कम्युनिटी के साथ में कोलैबोरेट करके निभा सकती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जैसे पीपीपी मॉडल चला हुआ आजकल, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट पीपीपी मॉडल पर बहुत जोर देती है। उसके अंदर ऐसी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, चाहे महिंद्रा कंपनी हो, ऑटो वाली जो महिंद्रा जो गाड़ियां बनाती है, उसके अलावा चाहे टाटा कंपनी हो, ऐसी बहुत सी कंपनीज है जिनके साथ में मिल करके गवर्नमेंट इस तरह के शेल्टर को, इस तरह की आपदा प्रबंधन प्रिपेयरनेस को तैयार करती है, ताकि उसमें बराबर की भागीदारी रहती है, प्राइवेट सेक्टर की भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी। उसके बाद है फिर इमरजेंसी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। ये वो चीजें होती है जब कभी आपदा आती है तो उसके अंदर एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसके अंदर ये निर्धारित किया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा, फायर वाला क्या करेगा, फायर डिपार्टमेंट के लोग क्या करेंगे, उसके अलावा उसमें लेखपाल क्या करेगा, तहसीलदार क्या करेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो और डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसका क्या रोल होगा। इस तरह के डिपार्टमेंट को सही टाइम पे उनको क्या एक्शन लेना है उसके बारे में बात करता है। और इसके अंदर वॉलंटियर की भी एक फौज तैयार की जा सकती है, जिनका एसओपी बनाया जा सकता है कि किसके क्या क्या काम डिजास्टर के टाइम पे या डिजास्टर के बाद में किसके क्या क्या काम होंगे। और जो हमारे रिलीजियस लीडर हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब मैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम में था यूनिसेफ में, जब मैं प्रोग्राम ऑफिसर था, तो हम लोग उस टाइम पोलियो को बहुत ज्यादा जोर था, और जो बहुत ऐसी कम्युनिटी थी जो लोग वैक्सीनेशन पोलियो की दवा पीने से इनकार करते थे। वो ये समझते थे अगर वो पोलियो की दवा पिएंगे तो उनके अंदर इम्पोटेंसी आ जाएगी और उनके आगे उनकी जनरेशन नहीं बढ़ेगी। इस तरह की भ्रांति फैली हुई थी, इस तरह का स्टिग्मा था कि हमको इस तरह की दवा नहीं पीनी है। तो हम लोग मस्जिद के इमाम से जाके ऐलान कराते थे कि भाई यहाँ पे आप ऐलान कर दीजिए कि दवा को पीने से कोई हानि नहीं, ऐसा कुछ झूठ है। तो इस तरह का भी हम कर सकते हैं। अब क्या बात, अब जो है, अब हम इंडिविजुअली तौर पर भी हम लोगों से मिल करके हम लोगों को समझा सकते हैं कि अगर आप इस तरह की ट्रेनिंग में आएंगे, हमारे शेल्टर में आएंगे, हमारे ट्रेनिंग में कुछ सीखने आएंगे, तो हम आपको ये सिखा सकते हैं कि फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है, सीपीआर कैसे दिया जाता है, काउंसलिंग कैसे की जाती है डिजास्टर विक्टिम की। तो उससे इंडिविजुअल तौर पे भी हम ये एडवोकेसी कर सकते हैं कि लोगों को कैसे हमको अपने कैंपेन में जोड़ना है। हमको एक वॉलंटियर का पूरा एक नेटवर्क एक हमको चाहिए होता है कि हम अगर इस तरह के नेटवर्क एक बना दें तो एक चेन का पहला आदमी उस चेन के लास्ट वाले जो हजारवां आदमी है, जो थाउजेंड्स मैन है, उस तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकता है कि हमको ये मदद की जरूरत है। अब एक आता है डिजास्टर इंश्योरेंस अवेयरनेस। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में पब्लिक ज्यादा नहीं जानती है। ये जरूर जानना चाहिए जब अगर कहीं तूफान आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, तो गवर्नमेंट हर चीज के ऊपर उसने डिजास्टर रिलीफ फंड एक बना रखा है, जिसमें वो लोगों को उस चीज की भरपाई करती है। जैसे फसल अगर खराब हो गई उसमें पैसा देती है, वो एकड़ के हिसाब से, बीघे के हिसाब से, फसल के नाम के भी हिसाब से, खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, इस तरह की फसल में भी वो मदद करती है। और उसके अलावा घर का भी इंश्योरेंस होता है कि इस तरह कोई डिजास्टर अगर आता है तो घर का जो इंश्योरेंस होगा उसके अंदर भी अगर उसमें एक नॉमिनल अमाउंट होता है वो पे करिए, आपको पैसा वो आपको मिल जाता है। फ्लड आने के ऊपर किसी की डेथ होने पे 4 लाख या 5 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है। यहाँ तक कि स्नेक बाइटिंग के ऊपर भी गवर्नमेंट पैसा देती है, उसको भी आपदा मानती है। और स्नेक बाइटिंग पे बस ये रहता है डॉक्टर अगर लिख दे कि स्नेक बाइटिंग से मौत हुई, ये जरा मुश्किल होता है। मैंने बिहार में काम किया हुआ है, डॉक्टर वहां लिखता नहीं है कि इस आदमी की
मौत स्नेक बाइटिंग से हुई है, क्योंकि उसके ऊपर भी इल्जाम आ जाता है, क्या तुम्हारे यहाँ वेनम का इंजेक्शन नहीं था, क्या तुम्हारे यहाँ पूरी फैसिलिटीज नहीं थी, आदमी मर कैसे गया। तो ये सारी चीजें हैं, और ज्यादातर चीजें इसमें मैं पहले आपके साथ में सबमिट कर चुका हूँ। एक छोटी मूवी और देखते हैं, थोड़ा मेरी बातों से अगर आप बोर हो गए होंगे तो ये मूवी आपका मूड रिफ्रेश कर देगी। ये गाइडलाइन है कि कैसे तैयारी, वर्ल्ड इनटू एक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बताती है 6 स्टेप है, 6 स्टेप के अंदर प्रिपेयर्डनेस डिजास्टर पे टाइम पे कैसे की जा सकती है। हैव ए लुक, 1 मिनट की है वो मुश्किल से। तो ये 2-3 चीजें और हैं, ये इस पे देख लेते हैं कि और ऐसे कौन से तरीके हैं कि जो जनरल पब्लिक कैन बी मोर अवेयर टू टेक टू गेट द सपोर्ट टू इन टाइम ऑफ द डिजास्टर। तो इसमें ये मैंने रियल टाइम अपडेट आपको बताया, स्टूडेंट का मैंने आपको बताया कि इस तरह की एक रिस्पांस टीम हम लोग गठित करते हैं, उनको हम थोड़ा इंगेज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारा जो सबसे जो जरूरी चीज है कि डिजास्टर एजुकेशन जो है वो स्कूल में होनी चाहिए, कि डिजास्टर एजुकेशन स्कूल के करिकुलम में शामिल होना चाहिए। अगर आप ये चित्र देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि स्कूल में एक टीचर है, 2 बच्चे जो है वो मेज के नीचे बैठे हुए, वो उनको कुछ समझा रही है। वो उनको ये बता रही है कि अर्थक्वेक के टाइम पे जो शेल्टर है, आपके आसपास की चीजों को इस्तेमाल करिए शेल्टर के तौर पे, और स्कूल की मेज से बेहतर कुछ नहीं है। अब सोशो इकोनॉमिक फैक्टर क्या हो सकता है कि जो चीजें हैं, लोगों की डेथ क्यों हो जाती है, उसके पीछे खाली 3 ही रीजन है कि लोगों के पास सही तरह की इंफॉर्मेशन ना होना, इन टाइम इंफॉर्मेशन होना, लोगों के पास रिसोर्सेज ना हो, तो मदद करने की चाह है। जैसे कुएं में अगर कोई डूब गया, मदद करने की चाह है, लेकिन कुएं में उतरने के लिए रस्सी नहीं है। कोई आदमी नदी में डूब गया, मदद करने की चाह है, लेकिन उस आदमी को तैरना नहीं आता। तो जो आदमी खुद तैरना नहीं जानता है, वो लोगों की जान कैसे बचा सकता है। तो ये हम ट्रेनिंग में लोगों को सिखा सकते हैं कि इस तरह का कोई ट्रेनिंग पूल बनाए कि जहां पर इस तरह की बाढ़ की सिचुएशन, जैसे अभी मैं सुन रहा था जहाँ आपको वो बता रहे थे कि वहां पर है सूखा लेकिन बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई तो उसमें जानवर भी बह गए, फसल भी बर्बाद हुई, लोग डूब के मरे भी। तो ऐसा हमको एक तरह का पिन पॉइंट कहना चाहिए, या हमको एक ऐसी इंफॉर्मेशन घर वाइज हो, हाउस वाइज हो, कि हम हर घर में इस तरह के एरिया में एक तैराक जरूर बनाए जिसको तैरना आता हो, ताकि वो लोगों की जान बचा सके। अब अब ये हमारा जैसे है कि जब इस तरह का डिजास्टर आता है तो हमारे रास्ते कट जाते हैं। जैसे कहीं कोई तूफान आया या कहीं लैंडस्लाइड हुई तो हमारे रास्ते कट गए। लेकिन अगर हमारी एक चेन नेटवर्क है, अगर हमारा कम्युनिकेशन काम कर रहा है, तो हम इस तरफ से बिना रास्ते हुए भी अपनी हम आवाज को पहुंचा सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम गवर्नमेंट का है जो कि बहुत पुराना है, उसको हैम रेडियो कहते हैं, जो कि मतलब अमेचर रेडियो सिस्टम है। उसके अंदर
एक बैंडविड्थ होता है इंडिया में, वो 40th नंबर पे है कि वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ये बहुत पुराना है, खासतौर ये 19th सेंचुरी में जब से रेडियो का आविष्कार हुआ उसके बाद से इसमें इस्तेमाल हो रहा है। और जो इंफॉर्मेशन है वो बिना किसी नेटवर्क के भी रेडियो के थ्रू, बैटरी के थ्रू, एंटीना के थ्रू, हैम रेडियो के थ्रू जानकारी एक जगह से दूसरी जगह वर्ल्ड वाइड भी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। कभी हैम रेडियो के ऊपर अगर कभी मौका लगा तो एक सेपरेट प्रेजेंटेशन दूंगा, अगर अमिताभ सर ने अगर परमिट किया कि हैम रेडियो के ऊपर उसके अंदर उसमें बताऊंगा कि हैम रेडियो कैसे वर्क करता है और कैसे लोग इस तक मदद तक लोग कैसे पहुंचते हैं। अब क्या है, मिसट्रस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट, इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस इन अथॉरिटीज। अब जैसे बहुत सी जगह है, जैसे बिहार में ऐसी बहुत सी जगह जहां पर बाढ़ आती ही रहती है, लेकिन तब भी लोग उन बाढ़ों से, उस बाढ़ की सिचुएशन से सीखते नहीं है और नुकसान हमारा उसी तरह होता है, लोगों की लॉस वैसी ही जाती है। तो इसके अंदर ये उम्मीद की जा सकती है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसका सबक लेकर के प्रेजेंट में इस तरह के वॉलंटियर बनाए जाएं, इस तरह के शेल्टर बनाए जाएं कि हम नुकसान को कम से कम कर सके। कोई तरह का करप्शन ना हो, कोई तरह का भ्रष्टाचार ना हो, कि गवर्नमेंट जो रिलीफ भेजती है उसके अंदर बहुत भ्रष्टाचार होता है। मुझे याद है राजीव गांधी का एक भाषण था, बहुत पहले कभी सुना था, 1990 में या उसके पहले। उन्होंने कहा हम 1 रुपए भेजते हैं तो फिल्टर होते होते जनता तक 10 पैसे पहुंचता है। ये उन्होंने एडमिट किया था। तो इस तरह का इशू नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया आज के टाइम में सबसे ज्यादा पावरफुल है। सोशल मीडिया, एक इंफॉर्मेशन जो अमेरिका में होती है वो 1 सेकंड में आपके मोबाइल पे आ जाता है। ईरान की और जो इसराइल की लड़ाई हो रही है वो हो रही है यहाँ से 3000-4000 किलोमीटर दूर, लेकिन हम कम्युनिकेशन के थ्रू हम उसको इंटरनेट के थ्रू फौरन देख लेते हैं। तो ये हमारा सिस्टम अगर मजबूत हो तो हम बहुत सी जानें बचा सकते हैं। और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे हो, जैसे मैंने पहले बताया कि फेसबुक लोकेटर के थ्रू 80-90 लोगों की जान नेपाल में 2015-16 के डिजास्टर में बचाई गई थी। तो इस तरह का हम सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करके हम लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन हमको कम्युनिटी को, समुदाय को इसके बारे में जागरूक करना होगा, अवेयर करना होगा कि हाउ टू यूज सोशल मीडिया। ये शायद एक छोटी सी क्लिप है, एक 30 सेकंड की, आप ये देखिए। ये आपने फिल्म देखी, आपको इसमें हैम रेडियो का भी दिखा होगा। तो ये एक सूचना प्रदान करने का, अगर इंटरनेट ना हो, कोई तरह कम्युनिकेशन का साधन ना हो, लैंडलाइन ध्वस्त हो गई हो, मोबाइल नेटवर्क चला गया हो, लेकिन हम हैम रेडियो के थ्रू हम इस तरह का हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लोगों की जान को बचा सकते हैं। ये मैं सब बता चुका हूँ, ये भी मैं बता चुका हूँ। अब क्या है कि अब मेन टॉपिक आता है कि हाउ द पब्लिक कैन बेटर सपोर्ट कम्युनिटीज आफ्टर डिजास्टर। अभी तक हम ड्यूरिंग और मिड डिजास्टर की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी का कैसा रोल होना चाहिए, किस तरह सपोर्ट कर सकती है डिजास्टर के बाद में अपने लोगों को, या जो विक्टिम्स हैं डिजास्टर के। आप ये देखिए छोटा सा कि लोग किस हद तक लोगों को बचाने के लिए कहां तक जा सकते हैं।
माइक चल रहा है क्या? देखा हमने, वो उस औरत ने देखा कि वो एक कार उसको स्मैश करने वाली है, लेकिन वो कार के और बच्चे के बीच में आकर के उसकी जान बचा लेती है। बहरहाल, तो अब क्या है कि अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द नीड ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर। अब देखिए, जो भी आपदाएं होती हैं उसके अंदर कैटेगरीज होती है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी, कब किसको क्या जरूरत है, वो प्रायोरिटी के ऊपर हम प्रायोरिटी बेस करते हैं। जैसे याद होगा आप लोगों को, जिसने भी टाइटैनिक मूवी देखी होगी, तो टाइटैनिक मूवी में आपने देखा होगा कि जब लोगों को जब जान बचाने का लास्ट में जब टाइम आता है, जब उनके पास लाइफ बोट रहती है, तो उसके अंदर एज वाइज बच्चों को, बूढ़ों को और लेडीज को प्रेफर करते हैं। तो वो एक प्रायोरिटी होती है कि हमको कौन से डिजास्टर पे हमको किस तरह की हमको रिस्पॉन्ड करना है और हमको किस तरह से मदद करनी है। तो ये उसके बारे में बात करता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट के बारे में जैसे मैंने बताया, मेंटल सपोर्ट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म रिकवरी, उसके अंदर जो जो हैबिटेट बसाने में टाइम लगता है, लोगों को कैसे शेल्टर में रखना है, उनके एजुकेशन के बच्चों का क्या होगा, उनकी मेडिकल एड का क्या होगा, तो इस तरह के काम को हम लॉन्ग टर्म रिकवरी में डाल सकते हैं। अब सवाल क्या है कि लोग मदद करते क्यों नहीं है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड नॉट टू गेट सपोर्ट एट द टाइम ऑफ द डिजास्टर? ऐसा क्या है कि जो मदद नहीं करते? जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि वो लड़की थी, वो कार और बच्चे के बीच में आ गई, वो स्मैश्ड हो गई, उसको चोट लगी, लेकिन बाद में बहरहाल वो भी ठीक हुई, लेकिन बच्चे को उसने बचा लिया, क्योंकि बच्चा जो था छोटा था और वो ज्यादा वल्नरेबल था, ज्यादा रिस्क पे था। एट द रिस्क जो था बच्चा ही था। वो लेडी के पास शायद ज्यादा मजबूत हाथ पैर होंगे, लेकिन बच्चे के पास उतने मजबूत नहीं होते, लेकिन उसने बचाया। तो लोग डरते हैं, लोग सोचते हैं कि हम क्यों झंझट में पड़े, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर आज वो किसी की मदद नहीं करेंगे तो अगला भी उनका मदद नहीं करेगा। रशिया का एक बहुत बड़ा लेखक था एम गोर्की, जिसने एक किताब लिखी थी मदर, वर्ल्ड वाइड फेमस बुक है। उसने यही लिखा था कि अगर आप अपने घर के जलने पर नहीं बोलेंगे, तो दूसरे के घर के जलने पर नहीं बोलेंगे, तो आपके अपने घर भी जल्दी ही जलने की चपेट में आ जाएंगे। तो हमको ये देखना है कि डरना नहीं है, जो भी मदद कर सकते हैं करें, लॉजिस्टिक के तौर पे कर सकें। मिस इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है, लोग डर जाते हैं कि हम उसमें जाए कि ना जाए उस चीज में, और कुछ कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, तो इफेक्टिव रिस्पॉन्स कम्युनिटी की तरफ से नहीं आ पाता है। अब कम्युनिटी इफेक्टिव रिस्पॉन्स कैसे कर सकती है? क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर कहीं कोई आपदा हो, कहीं कोई ऐसा हो जहाँ कोई डिजास्टर विक्टिम हो, कुछ इस तरह की बात हो, तो उसको मतलब क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि भाई यहाँ पर यहाँ पे बाढ़ आ गई है, यहाँ पर जानवर डूब रहे हैं, या यहाँ पे घर गिर गया है ना, और यहाँ के रास्ते खराब हो गए हैं, टेलीफोन लाइनें काम नहीं कर रही हैं। तो इस तरह क्लियर कम्युनिकेशन हो, या बच्चों को डॉक्टर की एड की मदद की जरूरत है, तो हम ज्यादा लाइफ सेव कर सकते हैं। और कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट तो हम उसी के ऊपर पूरा चर्चा ही कर रहे हैं। और उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनता है, उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी जरूर फिक्स होनी चाहिए कि कौन से काम को किस तरह से करना है, और कैसे जो पैसा आ रहा है उनका इस्तेमाल कैसे करना है, डोनेशन कैसे विक्टिम तक कैसे पहुंचेगा, रिलीफ कैसे पहुंचेगी। तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी जरूर गवर्नमेंट ऑफिसर की और जो सिविल के लोग हैं उनका भी एक होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। आईसी के बारे में पहले बताया, सोशल मीडिया है, मोबाइल ऐप है, कम्युनिटी रेडियो, हैम रेडियो है। इससे कम्युनिटी को हम जागरूक करके हम ज्यादा जाने बचा सकते हैं। सिटीजन एक्शन वॉलंटरिज्म में है कि लोगों को ज्यादा प्रोत्साहन दें कि भाई आप वॉलंटरी काम करिए, लोगों के काम आइए,
लोगों की मदद करिए, ठीक है। जैसे उस औरत ने देखिए बच्चे की जान बचाई, तो वो पुलिस ऑफिसर क्या कहता है, शी इज हीरोइन, शी वुड, अगर वो ना होती तो ये बच्चा मर जाता। तो ये ब्लेसिंग वर्ल्ड है। और वॉलंटियर का जो ग्रुप हो वो जरूर स्किल बेस्ड होना चाहिए। जैसे कोई आदमी मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम कर लेता है, कोई आदमी तैराकी सिखा सकता है, कोई अच्छा काउंसलर है ना, और कोई अच्छा स्किल लेबर है। तो इस तरह का वॉलंटियर का ग्रुप में कैटेगरी जरूर होनी चाहिए, ताकि जिसकी जब जहां जरूरत पड़े वहां पर उसको भेजा जा सके। अब है टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर चुके हैं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। छोटी सी मूवी और देखिए कि ये नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था उसके अंदर कम्युनिटी ने कैसे मदद किया लोगों की। ये बात कर रहा हूं मैं फेसबुक वाली, जो मैं शुरू से बता रहा हूं कि कैसे फेसबुक ने लोगों की मदद किया। अब ये लॉन्ग टर्म कम्युनिटी और रिकवरी एंड रेसिलियंस है। तो कश्मीर में 2006 में एक भूकंप आया था जिसके अंदर हजारों लोग मर गए थे। जोशी सर को याद होगा, अगर मतलब क्योंकि वो ज्यादातर ट्रेनिंग आपदा प्रबंधन पे देते हैं। तो मैं कश्मीर गया था उस टाइम, तो वहां पर उनका एक प्रोग्राम चलता था, उमंग स्कूल के नाम से चलता था। तो उसके अंदर शेल्टर था, बच्चे आते थे उसके अंदर जो डिजास्टर विक्टिम थे उसमें पढ़ते थे। तो एक लॉन्ग टर्म एक प्रोग्राम था। तो लॉन्ग टर्म कम्युनिटी रिकवरी एक तरह का वॉलंटियर तौर पे की जा सकती है, कि जहाँ पे लोग ज्यादा अफेक्टेड हो गए हैं, जिनके घर बार चले गए हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म सिविल के लोगों को इस तरह से एक्टिवेट करना चाहिए कि वो सही तरीके से लोगों की मदद कर सके। ये मैं सब बता चुका हूं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये लास्ट है। तो ये आखिरी था, ये जहां पर मैंने ये लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा। तो ये मैंने इन टाइम 8:30 का टाइम था, तो मैंने कोशिश किया कि इसको जो है हम कर लें। मतलब मेरी तरफ से सेशन तो अभी खत्म हो गया, और इसके अंदर मैंने कहा था जैसे पहले कि एक फीडबैक सेशन रखेंगे। तो अगर मैं चाहूंगा कि अगर इसको जोशी सर थोड़ा कोऑर्डिनेट करें और फीडबैक सेशन को लेकर के, तो नहीं, बहुत अच्छा सिकंदर जी, in this session all the listeners, all the audience are volunteer. इसमें सभी कोऑर्डिनेटर है, सभी मालिक है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका प्रेजेंटेशन सार गर्भित था, इसमें कोई दो मत नहीं है। थैंक यू। अपना विचार दे रहा शैली है, अपने कैरियर भी, स्कूल भी, भाई हर जगह। तो मैं खाली पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। जो अभी अपना देश है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें चाहे नौकरी हो, चाहे स्कूल करिकुलम हो, चाहे कॉलेज करिकुलम हो, disaster management has to be thrusted on each and every student, number one. Number two, हर सिटीजन, हर जितने नौकरी करने वाले हों, जिस प्रोफेशन में हों, उनको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए उनके ऊपर, मैं थोड़ा सा निगेटिव बोल रहा हूँ, थोपा जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, सिंगापुर में रूल है, आप यदि वहां के सिटीजन हैं तो आपको सर्टेन पीरियड के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में काम करना पड़ेगा। लाइकवाइज जितने भी लोग हैं नौकरी है, उनको डिजास्टर में सेवा होगी। ये जब तक भारत नहीं होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोला, वो मैं अब एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी हमारे ग्रुप में मैं क्यों ऐसा बोला, नेत्रहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ग्लोबल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक
हम लोगों का वॉलंटरी वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें Okay, मैं बिना नाम लिए great. बोल रहा हूँ, किसी बंदे ने, अमेरिकन है, अच्छी कमाई करते हैं, $50,000 डोनेट किया कोविड में रांची में उसको खर्चा करने के लिए। तो मिस्टर ABC न्यूयॉर्क में थे, सीनियर हैं, तो अब स्कूल में सीनियर है, तो उन्होंने उस फंड को रोक दिया, नहीं वो उसको उसमें नहीं खर्च करना है उसको, वो चूंकि नालंदा के हैं तो नालंदा में ही ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब मैं लोगों की एटीट्यूड के बारे में बोल रहा हूँ। नंबर 1 एग्जाम्पल दे बिल्कुल दिया। बिल्कुल नंबर टू सर, एक मैं नाम ले रहा हूँ, अब एक हैं IAS अफसर के सोन। ऐसे बहुत सारे IAS अफसर हैं जो अपने काम के प्रति डेडिकेशन नहीं है, लेकिन के सोन मेरे मित्र भी हैं, अभी भारत सरकार के डेपुटेशन में हैं। वो पर्सनली गांव में जा के लोगों तक पर्सनली मिले हैं। इन अपना कोई रूप नहीं बदले, अपने IAS के ही रूप में गए हैं, मोटरसाइकिल से गए हैं, जीप से गए हैं, कार से गए हैं, सारे लोगों के दर्द को समझा, मर्म को समझा और उनकी सेवा की है। तो ऐसे जो हम लोगों में जो काम करने वाले हैं, चाहे सिविल सर्वेंट हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे टीचिंग में हो, ये हमारे अंदर ये भावना नहीं आ रही है। नहीं आने की वजह यही है, अपने देश में ठीक है हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, प्रोस्पेरिटी आएगी तो ये थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन उसमें भी अब बात देख रहा हूँ बहुत लोग आलसी होते जा रहे हैं कि बिना काम किए ही अपना पैसा मिले, अपना खाएं पिए, जिंदगी ऐश करें, और उसका जो असर उनके बच्चों पर हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट के लिए बॉदर नहीं, चलो भाई अपना तो है ही खाने पीने के लिए, चलो वो कुछ नहीं करते। ऐसे लोग हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस अपना माँ बाप की कमाई पर खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, बट दे आर नॉट एग्जर्टिंग। तो ये सब सारी चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँ, और भी बहुत सारी बातें हैं। थैंक यू। Thank you, sir, for your Thank feedback. you, Sikandar ji. Or the presentation you made today is a very good, and in a professional way you have given, and you have already worked in United Nations Development Program, State Disaster Management Authority, and at other district authorities, including the Lucknow, where you were there for a long time. तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, और अमिताभ जी का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सिकंदर जी को लाए, और इस तरह से जो आज उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया उसमें उन वीडियो क्लिपिंग्स भी थी, और एक पूरी ई टेक्नोलॉजी के साथ सिकंदर जी का प्रेजेंटेशन रहा जो कि बहुत अच्छा रहा। और इस तरह के प्रेजेंटेशन में अब इसके बाद अगर फीडबैक सेशन की बात की जाए तो चूंकि आप थोड़ा समय हो गया, नहीं तो बहुत अच्छा सवाल जवाब इसके बाद होते। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है सिकंदर जी, जब आप वहाँ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में थे, तब आपने किसी मॉनिटरिंग या इवैल्यूएशन में भी उनके साथ सहयोग किया था? यदि किया हो तो बताएं, उसके बाद कि हाँ जो सर, मैंने ट्रेनिंग आपने दी बिल्कुल उसका क्या इम्पैक्ट रहा? हेलो यह मैंने ये मॉनिटरिंग में क्या हाल है? गवर्नमेंट ने कुछ प्रोक्योरमेंट किए थे, मैं ठीक हूँ, गवर्नमेंट ने अगली कुछ वर्कशॉप में मैं प्रोक्योरमेंट 2 किए थे, मिनट लाइफ बाद आपको सेविंग्स मिलाता हूँ ना। इक्विपमेंट थे, नहीं, तो मैं उसके अंदर मिलाता मुझको हूँ अटैच 5 किया मिनट था। में। उसके अंदर जैसे लाइफ सेविंग्स जो सूट थे, कुछ बोट्स आई हुई थी, और कुछ और इक्विपमेंट थे, फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट थे। तो उसका मुझे मतलब प्रोक्योरमेंट का मुझे काम दिया, तो मुझे याद है आज भी, लगभग अब तो काफी टाइम हो गया इस बात को, 7-8 साल हो गए। तो उसको लगभग 6 महीने तक उसको इक्विप रखना पड़ता है, उसको एक्टिव रखना पड़ता है, वो पूरी मॉनिटरिंग शीट। तो उस टाइम के सिन्हा साहब थे, मुझे याद है कि वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो वो एक अच्छा अच्छा, अनुभव बहुत था। अच्छी बात आपने की, क्योंकि केवल थ्योरी से ही काम नहीं चलता, कुछ प्रैक्टिकल बिल्कुल सर, भी अगर कराया जाए तो वो तभी उपयोगी होता है। और नहीं तो सारा का सारा भार जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे ही आ जाता है, यही आ जबकि जाता है, इसके लिए बिल्कुल। तहसील पे भी और पंचायत पे भी और गांव लेवल पे भी पूरी व्यवस्था होना चाहिए। उसके लिए मैन पावर भी होनी चाहिए, उसके लिए रिसोर्स इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए, साथ ही साथ जो वहाँ पे लोकल लोग हैं उनको जो उनका डिजास्टर इन्वॉल्वमेंट, रिलेटेड बिल्कुल नॉलेज, स्किल्स
इवन कुछ तैराक वगैरह अगर फ्लड आती है तो कोई ऐसे एक्सपर्ट तैराक हो जो अब लोगों को बचा सकें। और साथ ही साथ एक एटीट्यूड, जैसे एटीट्यूड की बात की तो गांव में तो अभी भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो और उसको उनको दूसरे की हेल्प के लिए हमें तैयार करना होगा। अच्छा, अब आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैसे कि आपने बात कहा कि एसडीएमए में, जिसमें के सिन्हा साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने मॉनिटरिंग भी कराई थी और यूएनडीपी की सहायता से उन्होंने बहुत अच्छा कार्य जितने समय तक वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू थे, बहुत अच्छा कार्य किया। और बिल्कुल सर, आजकल भी बिल्कुल। सर जो है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और स्टेट फायर इंस्टीट्यूट और जो सिविल डिफेंस का इंस्टीट्यूट है बख्शी के तालाब में, वहां पर भी वो लेक्चर लेने जाते हैं। तो मैंने जी, जी, आपसे जी, थोड़ा ये जी। कह रहे, जैसे आप थोड़ा बताएं कि जो किताबें आपने छपवाई थी यूएनडीपी के सहयोग से, वो मेरे ख्याल से काफी 10 साल पहले छपी होंगी, लेकिन बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज भी बड़ी उपयोगी हैं कि हम गांव स्तर पे योजनाएं कैसे बनाएं। और वो एक सरल भाषा में लिखी हुई हैं, ताकि जो वो ऐसे लोग हैं जो जिनको एक्सपर्टीज नहीं है या जो लोकल लेवल पे काम करना चाहते हैं, वो भी उसका उपयोग करके विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और जीपीडीपी, ग्राम पंचायत विकास योजना, इस तरह की भी योजनाएं बनाने में वो किताबें हेल्प करती हैं। तो जरा सर उसके बारे में जीपीडीपी में बताएं कि आप कहाँ जी, कहाँ से हाँ। फंड लाए और कैसे आपने किताबें, और यदि किताबें सर आपके पास उपलब्ध हो तो अमिताभ जी को भी उसकी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी भेजें, ताकि ये ग्रुप में भी भेज सकें। सिकंदर बिल्कुल, जी बिल्कुल। बताएं इसके बारे में। जीपीडीपी में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था। हम्म उस टाइम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायतों के अंदर ये आपदा के बारे में बात तो होती थी, लेकिन उसका कोई अलग से कोई फंड नहीं था। हम्म कोई अलग से फंड नहीं था। तो अब जो है, असल में गांव में 7 तरह की समिति होती है, 7 टाइप की हम्म समिति, हम्म जिसके अंदर वाटर समिति है, उसमें जी हेल्थ जी मतलब ये वाटर कमेटी, हेल्थ कमेटी और एजुकेशन कमेटी, इस तरह की कमेटियां हैं। तो अब वहां पे आपदा प्रबंधन की समिति भी बनने लगी है। हम्म और उसके अंदर कोई अगर इस तरह की कोई आपदा आती है, तो जैसे मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो उसके अंदर जो डिजास्टर की जो रिलीफ है, तो उसके अंदर पूरा उसमें वर्णन है, उसमें पूरा दिया हुआ है कि किस किस बीमारी में, अरे किस किस तरह की आपदाओं में आपको कितना कितना पैसा मिलेगा। अगर जैसे फसल खराब हो गई आपकी, तो वो फसल के हिसाब से खेत कितना गया, कितना बर्बाद हो गया। अगर जानवर मर गया, उसमें कितना पैसा मिलेगा। अगर आदमी मर गया, मान लीजिए सांप ने काट लिया, छत से गिर गया, इस तरह की भी घटनाओं में पानी में गया, डूब गया, तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो उसको पैसा दे। बस उसके अंदर खाली रिपोर्ट लगती है लेखपाल की, तहसीलदार की, कि वो आइडेंटिफाई करने के बाद में वेरीफाइड करता है कि हाँ, कि जो क्लेम किया जा रहा है ये क्लेम जेन्युइन है, और दैट पर्सन इज लाइबल टू गेट द कंपनसेशन फ्रॉम साइड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ठीक और है। उसके अलावा जो जो किताबें छपवाई थी सर, तो वो आज भी बहुत उपयोगी है। स्कूल लेवल पे किताबें छपी थी, जिसके अंदर स्कूल में स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हम लोगों ने बनाया था, और जो बहुत से स्कूलों में लागू भी हुआ था उस टाइम लखनऊ में, बहुत ज्यादा लागू हुआ था। उसके अंदर हम लोगों ने पूरा इवैक्यूएशन पूरा प्लान बनाया था कि स्कूल इस तरह का प्लान बना करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी को सबमिट करेगा। तो ये बहुत अच्छा एक मतलब ये अनुभव रहा था सर, और ये बहुत सालों तक ये रहा। अब क्या स्थिति है अभी नहीं बता सकता सर। अच्छा, एक बार ये आपने जो है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की मदद से, जो कि नेशनल लेवल का पेपर है, उसमें जी स्कूल सर। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम किया, उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या है वो प्रोग्राम? उसके अंदर सर उसके अंदर हम लोगों ने मतलब उसके अंदर मैंने जो काम किया उसके अंदर असल में उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज और फिर ग्राम पंचायत वाइज उसमें स्कूल सेलेक्ट किए गए। और स्कूलों को सेलेक्ट करने के बाद में वहां पे ट्रेनिंग देना था। ट्रेनिंग के लिए वहां पर उन स्कूलों को सिलेक्ट किया गया, और वहां पे बाकायदा मॉक ड्रिल कराई गई कि मॉक ड्रिल में लोग कैसे, बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, टीचर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस तरह का टाइम्स ऑफ इंडिया का वो एक अच्छा इनोवेशन प्रोग्राम था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया था सर। थैंक यू। और जो आगे कुछ किताबें आपके पास हो, जैसे कि फ्लड मैनुअल है, ड्राउट मैनुअल है, अर्थक्वेक मैनुअल हाँ है, सर, कुछ चीजें जो हैं मेरे आपने पास, हार्ड बनाए थे, कॉपी में अगर है, हो तो बिल्कुल। आप अमिताभ जी को भी उपलब्ध कराएं, ताकि बिल्कुल उसकी सर, कॉपी, बिल्कुल, वाई सॉफ्ट नॉट। कॉपी या हार्ड कॉपी ग्रुप में सर्कुलेट कराई जा सके। थैंक जी यू वेरी सर, मच, बिल्कुल। मुझे तो इतना ही कहना है। और अमिताभ जी, बिल्कुल। चंद्रेश्वर खान साहब आ गए हैं, सर से भी थोड़ा सा चंद्रशेखर आशीष खान वचन। साहब भी आ गए हैं, प्रसाद साहब भी हाँ हैं। हाँ, बहुत प्रसाद अच्छा। साहब, दोनों का हाँ रिएक्शन, प्रसाद और साहब, विद्यानाथ झा सर बहुत बड़ विद्वान हैं, विनोद जी हैं, देवाशीष जी हैं, और शुक्ला जी हैं, तो कि इन लोगों से भी अखबारी माहेश्वर प्रसाद साहब, जो कि
हमारे ग्रुप के मतलब कहना चाहिए कि पिलर हैं एक सर से कितनी प्रेरणा मिलती है सर। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में रहे हैं लंबे समय तक और हर प्रोग्राम में आप आते हैं तो ये आपके आशीष बचन से और आपके ज्ञान से सभी मेंबर्स लाभान्वित होते हैं। तो आखिरी माहेश्वर प्रसाद और चंद्रेश्वर खान साहब, विद्यानाथ झा से भी कमेंट्स लें। अमिताभ जी। हाँ जी प्रसाद साहब, आपको मैंने बहुत खोजा, बहुत टेलीफोन किया, तो अब आप आ गए हैं, तो प्लीज अपना आशीर्वाद बचन और आपको कैसा लगा ये सिकंदर जी का ये प्रेजेंटेशन। उन्होंने कई फिल्म भी दिखाई और हम लोगों को तकलीफ में देखते हैं और उसको तकलीफ में छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। इस चीज से भीतर में इनर ड्राइव टू हेल्प अदर्स कैसे आए, इसका इन्होंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा किया है और हर स्लाइड और हर बात इनका टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द गोल था। तो प्रसाद साहब आप क्या बोलेंगे? प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, अकौरी प्रसाद साहब, आप क्या बोलेंगे इस संबंध में? प्रसाद साहब। सर मेरे ख्याल से उनका म्यूट है या नेट कनेक्शन वीक है, तो जब वो नेट कनेक्शन ठीक हो विद्यानाथ झा जाएगा। जी, विद्यानाथ झा जी आप बोलिए। हाँ, विद्यानाथ झा जी, चंद्रेश्वर खान साहब सर से भी ले लें रिक्वेस्ट। विद्यानाथ झा जी, विद्यानाथ झा जी अपना वक्तव्य दें। आज इंटरनेट थोड़ा, खान साहब अपना दें। हमको लग रहा है ना कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम। हाँ झा जी, ये चंद्रेश्वर खान साहब आ गए। जी आप सबों को प्रणाम। थोड़ी अधिक असुविधा है आज, शाम से ही देख रहे हैं। क्षमा करेंगे सिकंदर बाबू, मैं आपको पूरा सुन नहीं सका अभी। बहुत कोई बात नहीं, अगले वक्त लेकिन मैं सुन लूंगा। हम लोगों का सौभाग्य है कि विनय जी इतना बढ़िया से रिकॉर्डिंग करते हैं, अमिताभ जी, जोशी साहब, यहाँ टीम वर्क इतना प्रबल है कि यदि चीजें छूट जाती हैं तो वो मिल जाती हैं, लेकिन मैं सदा कभी छूटता नहीं है। बहुत दिनों के बाद में ऐसी गड़बड़ी हुई है और हम लोग ललायित रहते हैं कि सप्ताह ये नहीं होता है, लेकिन जितना मैंने सुना, जो झलक हमने देखा, उससे मुझे ये तो अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आप इसकी बहुत गहराई में गए हुए हैं। और मैं बाढ़ वाले इलाके से मूल रूप से आता हूँ। मेरा खगड़िया जिला में, सहरसा और खगड़िया के बॉर्डर पर, मतलब चारों तरफ कोशिश हम लोग घिरे हुए रहते हैं। बाढ़ पहले तो बहुत आती थी, लेकिन अभी थोड़ा नियंत्रण हुआ है। और इस स्थिति परिस्थिति को मैं जानता हूँ कि आपदा किसी भी की हो, आपदा के समय में जो काम में आए वास्तव में वही मित्र है। तो आप मेरे ख्याल से एक विश्व मित्र की तरह काम कर रहे हैं, जो उससे जिससे विश्वामित्र का नाम पड़ा। क्योंकि जो सुख में सहायक है वो भी दोस्त है, लेकिन असल परीक्षा जो होती है वो आपदा और विपदा में होती है। बिल्कुल सर। और स्वयं मैंने जेपी के साथ 67 के ड्रॉट में हाफ पैंट और गंजी पहन करके काम किया है। जो जमुई हो, पलामू हो, आरा का एरिया हो, रोटी बांटने के काम से लेकर चापाकल लगाने तक। तो ये, और वो बड़े दुखित मन से स्कूल को समाचार भेजे थे कि कुछ वॉलंटियर्स हमको चाहिए, क्योंकि जो जिनको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन कठिनाई हो रही है। ऐसे
निस्वार्थ कुछ बच्चे आएंगे। और अगले साल मेरी परीक्षा थी, तो मेरे मन में ये आया, मैंने पिताजी से भी संपर्क किया कि अगले साल परीक्षा है हायर सेकेंडरी की, और ये जुलाई अगस्त में सितंबर तक वहां रहेंगे। तो बोले कि सोचिए फिर हमसे बातचीत कीजिएगा। तो मेरे मन में ये आया कि अभी जो कठिनाई है, ये तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी कठिनाई उस इलाके को हमने देखा था, तो यदि एक दो लोगों को भी कुछ मदद कर पाएंगे तो परीक्षा देखी जाएगी, थोड़ा मेहनत करेंगे। तो आप जैसे लोग जो विधिवत, क्योंकि अमिताभ जी का भी ये विषय है, जोशी साहब का भी ये विषय है, विद्यानाथ झा जी बहुत बढ़िया से समझते हैं, विनय जी भी प्रशिक्षण इस पर करवाते हैं, और अकोरी माहेश्वरी प्रसाद साहब यदि सुन रहे हैं तो वो तो विश्व पितामह जैसे इस ग्रुप के हैं। मैं अपने हृदय की अंतरतम की गहराई से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। पति केस के नाते हमको है कि फोटो हम निकाल लिए तो कहीं मेरा कट ना जाए, तो पर भी लगा कि जो नहीं, सिकंदर जी को भी देखना है। पके केस के नाते जीवित सरदम शतम, ये शरद का महीना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्योंकि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं वर्णन इसलिए कर रहा हूँ, क्या दुनिया अच्छे मुकाम पर अभी नहीं बैठी हुई, बिल्कुल ढेर सारे कयास लगाए जा रहे हैं, उसके प्रयास हो रहे हैं। वैसे में ये आपदा प्रबंधन जिस किसी तरह का हो, ये एक भारी सहायता के रूप में उभरता है, और जिसमें आप जैसे लोग इसके सबल एम्बेसडर हैं, जो लोगों को एक प्यार भरी आशा, एक आशा की ज्योति जला रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जैसे ही विनय जी का अमिताभ जी रिकॉर्डिंग भेजेंगे, मैं देख करके उसको सुन करके फिर आपको फोन करूंगा। लेकिन ये बात तो मैं पहले ही बोल दूंगा कि बहुत पुराना संस्कृत का श्लोक है, विद्वान डॉक्टर विद्यानाथ जी बैठे हुए वो बता देंगे। वैसे तो बोला गया है कि लेकिन सार तत्व उस श्लोक का यही है कि जो श्मशान जैसी स्थिति में, दुख जैसी स्थिति में खड़ा हो, तो बांधवा सो बांधवा, वही सब कुछ है। उस समय में जो आया असल वही है। बिल्कुल। तो आप गिने चुने उन असली लोगों में हैं। ऊपर वाली की कृपा से आप इसी तरह से ज्ञान और सेवा जो दे रहे हैं मानवता को, वो देते रहें। बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी ये प्रसाद साहब यदि सुन रहे हो तो प्रसाद साहब भी कुछ कमेंट करें। प्रसाद साहब, अखौरी प्रसाद साहब, प्रसाद साहब कुछ बोलें। प्रसाद साहब हम लोग के गार्जियन हैं। डॉक्टर विद्यानाथ झा जी, विद्वान जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ। बहुत बहुत ही विलक्षण प्रस्तुति, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन। मैं समझता हूँ कि जो खुद ये जीते हैं या जो भोगते हैं, वो उन्होंने यहाँ प्रेजेंट किया है। हम सब लोगों ने उसकी वानगी देखी और हम चाहते हैं कि इसी तरह से वो कार्यरत रहें। यह जो हमारा फोरम है, तो जीवन में जो लोग भी, जिन लोगों ने भी अपने क्षेत्र में एक्सेल किया है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, उन सब लोगों की ये जमात है। और आप ही उस दिन बोल रहे थे कि रूल नहीं रोल, तो रूल नहीं रोल का जो है, इसका यहाँ मैं देख रहा हूँ जीवन में कैसे हमको करना चाहिए, अपना रोल निभाना चाहिए, समाज के प्रति हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, किन परिस्थितियों में रिएक्ट करना चाहिए,
ये सारी बातें यहाँ देखने को मिली। मैं भत्ता महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह से वो कार्य करते रहें और हम लोग भी अपना कार्य करते रहें। धन्यवाद। बहुत अच्छा। विनोद आहिरे, विनोद आहिरे, आप कुछ बोलेंगे? विनोद आहिरे, पूना से विनोद आहिरे, आप बोलेंगे कुछ? विनोद हाँ, बहुत अच्छा, वेलकम। मी आपला स्वागत मेरा करता हूं। प्रणाम और खास तौर से मैं सिकंदर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। सर ने अभी तो बोला है कि रूल में चाहिए, तो हम अभी पंचायत सेक्रेटरी का काम निभा रहे और डिजास्टर मैनेजमेंट तो हमारा कमेटी बनता है ग्राम पंचायत लेवल पे, उसमें तो काम करते हैं हम। ये आज हमें बहुत सी बातें नई सी सीखने को मिली, जो शायद हमारा ट्रेनिंग होता है जिला परिषद लेवल पे होता है, पंचायत लेवल पे होता है, या मैजिस्ट्रेट करते डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पर जो आज सिकंदर जी ने बताया तो बहुत सविस्तर उसमें हमें सीखने को मिला। शायद मास्टर ट्रेनर हूँ मैं, अलग से चीजों पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो डिजास्टर मैनेजर की बात अभी मैं हमेशा 2-5 मिनट अगर मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए कहीं भी सिखाने के लिए, तो ये मुझे बहुत फायदेमंद होने वाला है। थैंक यू टू सिकंदर सर जी, बहुत बढ़िया आपने हमें आज बहुत अच्छा। हमेशा आते रहिए, आप मास्टर ट्रेनर हैं और किसी विषय पे आप भी बोलिए, है ना। हम सभी को विद्वान मानते हैं, हम सभी में एक ऐसा गुण होता है जो दूसरे में नहीं होता है, इसलिए सभी को महत्व देना चाहिए। अपने क्लास में भी हम सभी को बोलते हैं, अपने से इंफीरियर किसी को मत समझिए और सब में जो अच्छा एक्स्ट्रा गुण है उसको लेने का प्रयास कीजिए, तो हमारे दिमाग में भी बहुत सारे, हमारे कैरेक्टर में भी बहुत सारे अच्छे गुण आ जाएंगे और हमारा वेबिनार से हम बड़े बड़े विद्वानों से सीखते हैं। सिकंदर जी का प्रेजेंटेशन वास्तव में अच्छा रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए और कुछ लोग लेट ज्वाइन किए। प्रसाद साहब कुछ बोलना चाहेंगे? प्रसाद साहब को आवाज जा रही है? सर का लगता है इंटरनेट कनेक्शन कुछ गड़बड़ है ना, तो मैं समझता हूँ कि आप धन्यवाद देखिए इसको समाप्त करें, क्योंकि टाइम भी 9 बजने वाला है। अच्छा ठीक है, तो फिर अब 9 बज गया है और बहुत सारे चीज उन्होंने बताया, इंश्योरेंस की बात बताई और तुरंत इंस्टेंट हेल्प करने की बात बताई, एम्पैथी सिंपैथी में डिफरेंस बताया, बड़ा अच्छा लगा और इतना सधा हुआ। और जोशी जी का सिलेक्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता, उन्होंने इतने अच्छे विद्वान को हमारे बीच में लाया, मैं उसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। आप प्रसाद साहब आ गए? प्रसाद साहब की 2 मिनट अमृत वाणी, हाँ 2 मिनट अमृत वाणी उनकी सुन लें प्रसाद साहब। और इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में भी दिखाई। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, प्रसाद साहब की आवाज नहीं आ रही है। सर का म्यूट है लगता है। म्यूट है, लेकिन म्यूट दिख तो नहीं रहा है। बोल तो रहे हैं लेकिन हाँ बोल रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अमिताभ सुन जी लेते ठीक तो हो एक जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब तक आप हाँ। सर को बता दें सिकंदर जी के बारे में कि आप यूएनडीपी से संबंध रहे हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी सिकंदर जी संबंध रहे हैं। हाँ, सिकंदर जी बहुत अच्छे मतलब स्कॉलर हैं इस दुनिया के, इस डिजास्टर मैनेजमेंट के। अब आ गया। हम लोग बहुत लकी हैं कि वो हमारे बीच आ गए। सर की आवाज आ रही है। आ रही है? नहीं, अभी तो सर चले गए। अच्छा। हाँ प्रसाद साहब, हाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम जिसकी वजह से खान साहब को भी देरी हुआ। विदा लेते हैं, फिर विदा लेते हैं। आप थैंक्स बोलते हैं। फिर हम लोग
फिर हम लोग एक प्रोग्राम और रखेंगे सिकंदर जी का, और उसमें फिर हम सभी लोगों को अवेयर करेंगे, जिससे कि हम लोग आने वाले विपदा से अपने को भी बचा सकें और दूसरों को भी बचा सकें। ये खाली वक्तव्य नहीं हो, हम लोग कुछ करके दिखा सकें। और हमारा वेबिनार ग्रुप भी इस तरह से काम कर रहा है, जिससे कि लोगों को अवेयर करके और लोगों में ज्ञान फैला करके हम ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैला रहे हैं। उस कड़ी में आज सिकंदर जी पहली बार जुड़े, उनका बहुत स्वागत। और उन्होंने बहुत अच्छा बोला। विनय शुक्ला जी कुछ बोलना चाहें तो बोल दें, वरना मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, सभी बुजुर्गों का चरण स्पर्श करता हूं। और फिर हम अगले शनिवार को मैं चौधरी जी का प्रोग्राम सुनूंगा, और कल हम लोग विद्यानाथ झा जी को सुनेंगे। कल विद्यानाथ जी को, और हम लोग ये सिकंदर जी से रिक्वेस्ट करेंगे आप भी आइएगा। कल इन्वायरमेंट पर बोलेंगे वो, और उनको भी बहुत अच्छा ज्ञान है और बहुत अच्छा पावर, और इंटरनेशनल स्तर के विद्वान हैं ये विद्यानाथ झा जी। तो हम लोग कल उनको सुनेंगे। सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। थैंक्स।